लेयर के सामने दो एज रैंक के टेम्ड बीस्ट्स खड़े थे, क्रिम्सन फ्लेम गोल्डन टाइगर और एज्योर वाटर डिवाइन टर्टल। इनमें से वह किसी एक को भी चुन लेता तो वह आसानी से एक टॉप टियर पावर हाउस बन सकता था। लेकिन उसने इनके पास खड़े सबसे लो लेवल के ई रैंक टेम्ड बीस्ट ब्लड क्रेविंग डीमन मिक को चुन लिया। उसके क्लासमेट्स को लगा कि ब्रेकअप की वजह से उसका दिमाग पूरी तरह टूट गया है और वह अपना फ्यूचर खुद बर्बाद कर रहा है। प्रिंसिपल पहले हैरान रह गया और फिर गुस्से से पागल हो गया, क्योंकि कुछ ही पल पहले ली ने टैलेंट अप्रेजल सिस्टम अवेकन किया था। यह सिस्टम उसे किसी भी टेम्ड बीस्ट की एवोल्यूशन पाथ और उसके टैलेंट की मैक्सिमम लिमिट देखने की एबिलिटी देता था। हालांकि क्रिम्सन फ्लेम गोल्डन टाइगर और एज्योर वाटर डिवाइन टर्टल एस रैंक के टेम्ड बीस्ट्स थे, लेकिन वे ज्यादा से ज्यादा सेक्रेड रैंक तक ही इवॉल्व हो सकते थे। दूसरी तरफ ब्लड क्रेविंग डीमन मिक सिर्फ ई रैंक का था, लेकिन इसमें ब्लड एब्जॉर्ब करके इवॉल्व होने की एबिलिटी थी। ये जिस क्रिएचर का ब्लड पीता उसकी टैलेंट्स भी हासिल कर सकता था और उसका एक हिस्सा अपने टेमर को वापस दे देता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसकी एवोल्यूशन सीलिंग अनलिमिटेड थी, जो सबसे ऊंचे डिवाइन रैंक से भी आगे जा सकती थी। एक एस रैंक टेमर पूरे एक रीजन की रक्षा कर सकता था और टॉप टियर पावर हाउस बन सकता था। सेक्रेड रैंक टेमर तो पूरे देश का पिलर माना जाता था। जहां तक डिवाइन रैंक टेमर्स की बात थी, वे सिर्फ लेजेंड्स में ही मौजूद थे। कई कई सालों से कोई भी सामने नहीं आया था। लेकिन टेम्ड बीस्ट का रैंक जितना ऊंचा होता, उसे कल्टीवेट करने के लिए उतने ही ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते। अगर कोई पावरफुल फैक्शन के आदेश को मानने से इनकार कर दे तो तुरंत उसकी रिसोर्स सप्लाई बंद कर दी जाती। ऐसे में आखिर में कोई भी ज्यादा से ज्यादा एस रैंक या सेक्रेड रैंक तक ही पहुंच पाता था। लेकिन ब्लड क्रेविंग डीमन मिच को चुनना अलग बात थी। शुरुआत में यह कमजोर था, मगर इसकी एवोल्यूशन स्पीड बहुत तेज थी और इसे ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत भी नहीं थी। इसे किसी फैक्शन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता और न ही यह किसी फैक्शन का ध्यान खींचता, इसलिए इसकी ग्रोथ प्रोसेस काफी सेफ थी। ले यी ने बिना एक पल भी सोचे ब्लड क्रेविंग डीमन माइच के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। वह ऐसी पावर की राह पर चलना चाहता था जो पूरी तरह सिर्फ उसकी अपनी हो। कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया और चमकती रोशनी धीरे धीरे खत्म हो गई। उसके पास लगी बड़ी स्क्रीन पर ली ये के कॉन्ट्रैक्टेड टेम्ड बीस्ट की इंफॉर्मेशन दिखाई देने लगी। ब्लड क्रेविंग डीमन मिक लेवली टेम्ड बीस्ट। पूरे प्लाजा में एकदम सन्नाटा छा गया। हर कोई ली को डिसबिलीफ से घूर रहा था। सामने दो एस रैंक टेम्ड बीस्ट्स खड़े थे और उसने दोनों को छोड़कर एक ही रैंक चुन लिया। क्या उसका दिमाग खराब हो गया था? प्रिंसिपल अब अपना गुस्सा बिल्कुल भी नहीं रोक पाया। वह तेजी से ली के पास आया और उसके चेहरे पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारे सामने दो एस रैंक टेम्ड बीस्ट थे और तुमने सबसे घटिया ई रैंक चुन लिया। तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है क्या, या किसी गद्धे ने लात मार दी? ली ने बस कंधे उचकाए और शांत आवाज में कहा, मैंने बस वही टेम्ड बीस्ट चुना जो मुझे सूट करता है। बाकी दोनों को कल्टीवेट करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते। मेरा परिवार बहुत गरीब है, हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। प्रिंसिपल और भी भड़क गया। लेकिन वह एस रैंक टेम्ड बीस्ट है। तुम्हारा परिवार चाहे कितना भी गरीब हो, स्कूल तुम्हें हाईएस्ट लेवल स्कॉलरशिप देता, स्टेट से सब्सिडी मिलती, बड़े बड़े क्लैंस तुम्हारे पीछे पड़ जाते। क्या तुम्हें रिसोर्सेज की कमी रहती? प्रिंसिपल इतना चिल्लाया कि आखिर में थक कर ढीला पड़ गया। एक रेयर जीनियस, स्कूल को ऊपर उठाने का मौका, सब कुछ यूं ही खत्म हो गया। उस पल उसके दिल में ली के लिए जरा भी गुडविल नहीं बची। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे ग्रेड्स चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन जब तुमने सबसे लोएस्ट टियर टेम्ड बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है तो तुम्हारी कल्चरेशन वैल्यू अब शून्य है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब कहने को कुछ नहीं बचा। तुमने खुद ही दूसरों से ऊपर उठने का मौका फेंक दिया है। बाद में मेरे पास रोने मत आना। आज से इस स्कूल की एक भी स्कॉलरशिप का तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। स्कूल किसी वेस्ट पर एक भी रिसोर्स खर्च नहीं करेगा। बाकी स्टूडेंट्स को भले ही ली यी के लिए थोड़ा अफसोस हो रहा था और वे उसकी चॉइस समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन सच कहें तो ज्यादातर लोग उसकी गिरावट देखकर अंदर ही अंदर खुश थे। वे खुद जीनियस नहीं बन सकते थे, इसलिए जीनियस को गिरते देखना उन्हें ज्यादा अच्छा लगता था। लेयर को क्या हो गया? क्या ब्रेकअप ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने खुद से ही हार मान ली? शायद यही वजह होगी। अभी तो वह टफ बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से जरूर पूरी तरह टूट चुका है। वरना कोई भी एस रैंक टेम्ड बीस्ट छोड़कर एक ई रैंक मॉस्किटो नहीं चुनता। कितनी बड़ी बेवकूफी है, जिंदगी बदलने का मौका उसके हाथ से ऐसे ही निकल गया। लुयान और हान चेन पहले तो स्टंड रह गए, लेकिन फिर बेहद खुश हो गए। खासकर लुयान, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ली उससे बेहतर करे, वरना उसकी चॉइस गलत साबित हो जाती। वह एक छोटा सा सेटबैक भी सहन नहीं कर पाया और सब कुछ
फेंक दिया। शुक्र है मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। हानचन तो खुशी से पागल हो रहा था। वह इडियट कभी कुछ नहीं बन पाएगा। चलो आज अच्छी तरह खाना खाकर सेलिब्रेट करते हैं। लुयन ने उसका हाथ पकड़कर उससे लिपटते हुए नखरे से कहा, हानचन, अब से तुम्हें मेरा अच्छे से ख्याल रखना होगा। मेरे टेम्ड बीस्ट को कल्टीवेट करने में मेरी मदद करना। हानचन हंस पड़ा और बोला, ये तो तय है, तुम मेरी गर्ल हो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हें चुनना ही सही फैसला था। पता नहीं मैं पहले कैसे ले की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। तुम ही सबसे बेस्ट हो। लू यन अभी भी ले को नीचा दिखाकर हानचन को खुश करने में लगी हुई थी। बाकी स्टूडेंट्स भी उससे दूरी बनाए हुए थे, क्योंकि कोई भी उसके साथ जुड़कर अपने फ्यूचर को खतरे में नहीं डालना चाहता था। ऊपर से हान क्लैन और दूसरे पावरफुल क्लैंस को नाराज करना मतलब मुसीबत को बुलाना था। इन सब के बावजूद लेई ने कोई सफाई नहीं दी। वह बस चुपचाप वहां से चला गया। मन ही मन उसने सोचा, जितना ज्यादा लोग मुझ पर शक करेंगे उतना ही मेरे लिए फायदा होगा। वह सीक्रेटली ग्रो करना चाहता था, जितनी जल्दी हो सके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता था, और तभी अपनी असली पावर दिखाना चाहता था जब वह खुद को प्रोटेक्ट करने लायक मजबूत हो जाए। उसे ब्लड क्रेविंग डीमन एमआईजे को जल्दी से जल्दी फीड करवाकर उसकी एवोल्यूशन पूरी करवानी थी। हालांकि इस टेम्ड बीस्ट की ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बड़ी थी और इसकी टैलेंट भी एक्स्ट्रॉर्डनरी थी, लेकिन जल्दी लेवल अप करने के लिए इसे हाई टीयर डीमन बीस्ट्स का ब्लड अब्सॉर्ब करना पड़ता था। साधारण डीमन बीस्ट का ब्लड लगभग बेकार था, लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ले यी के पास पैसे नहीं थे। डीमन बीस्ट्स खरीदना तो दूर, वह डीमन बीस्ट का ब्लड भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। टेम्ड बीस्ट को कल्टीवेट करने के शुरुआती स्टेज बेहद मुश्किल होने वाले थे। जंगल में जाकर डीमन बीस्ट्स का शिकार करना भी नामुमकिन था, क्योंकि उसकी करंट कॉम्बैट स्ट्रेंथ इतनी कम थी कि अगर उसे थोड़ा सा भी पावरफुल डीमन बीस्ट मिल जाता तो उसकी जान चली जाती। किसी टीम को ज्वाइन करना भी पॉसिबल नहीं था। हंटिंग पार्टीज अपने मेंबर्स को चुनने के लिए बहुत हाई रिक्वायरमेंट्स रखती थीं, इसलिए यह सच में एक बड़ी समस्या बनने वाली थी। तभी पीछे से आवाज आई, लाए रुक जाओ, तुमने एस रैंक टेम्ड बीस्ट को छोड़कर सबसे घटिया ई रैंक मॉस्किटो क्यों चुना? क्या सच में जैसा सब कह रहे हैं वैसा ही है कि ब्रेकअप ने तुम्हें इतना तोड़ दिया कि तुमने खुद से ही हार मान ली? ली ने सिर उठाकर देखा तो उसके सामने लिन चिंगशू खड़ी थी और उसका रास्ता रोक रही थी। उसने सफेद ड्रेस पहन रखी थी, उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था और उसकी फिगर भी कमाल की थी, लेकिन उसका स्वभाव बर्फ की तरह ठंडा था, ऐसा कि वह हर किसी को दूरी पर ही रखती थी। लिन चिंगशू रिफाइंड और एलिगेंट थी और लड़कों के बीच उसकी रेप्यूटेशन लू यान से भी ज्यादा थी, मगर उसके ठंडे स्वभाव की वजह से कोई भी उसे परस्यू करने की हिम्मत नहीं करता था। वह हमेशा पढ़ाई में ली की सबसे बड़ी राइवल रही थी, लगातार खुद को पुश करती थी ताकि उसे पीछे छोड़ सके, लेकिन आखिर में हमेशा दूसरे स्थान पर ही रुक जाती थी। ली का एक्सप्रेशन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और उसने कहा, अगर मैं कहूं कि यह फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? लिन चिंगशू ने उसे ध्यान से देखा। इतने सालों से एक दूसरे को जानने के बाद उसे यकीन नहीं था कि ली ब्रेकअप जैसी चीज की वजह से कोई इरैशनल फैसला लेगा, लेकिन फिर भी एक मॉस्किटो कॉन्ट्रैक्ट करके वह बॉटम से कैसे निकल सकता था? चाहे वह मॉस्किटो को कितनी भी अच्छी तरह कल्टीवेट करे, उसके लिए ई रैंक से आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन था। ऐसा बेकार टेम्ड बीस्ट आखिर किस काम का था? उसने कहा, मुझे पता है कि तुम दूसरे क्लैंस के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहते थे, इसलिए तुमने ऐसा बीस्ट चुना जो खुद से ग्रो कर सके। लेकिन एस रैंक टेम्ड बीस्ट के पास रिसोर्सेज न भी हो, तब भी उसकी ग्रोथ सीलिंग मॉस्किटो से कहीं ज्यादा होती है। क्या तुम इसे छोड़ नहीं सकते? ली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि मॉस्किटो को चुनना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। ली को लिन चिंगशू पर भरोसा था, लेकिन यह मामला उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसे पूरी तरह सीक्रेट रखना जरूरी था। लिन चिंगशू ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, बस इतना जानना काफी है कि यह ब्रेकअप के कारण लिया गया इरैशनल फैसला नहीं था। इतना कहकर वह मुड़कर जाने लगी। तभी ली को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से कहा, मैंने सुना है तुमने ए रैंक 3 टेल्ड फॉक्स कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या मैं उसे देख सकता हूं? लिन चिंगशू अपने क्लैन की हेयर थी। उसके क्लैन ने पहले से सारी तैयारी कर रखी थी और बाकी स्टूडेंट्स से पहले ही उसके लिए स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट का इंतजाम कर दिया था। जैसा कि उम्मीद थी, उसने बिना किसी सस्पेंस के ए रैंक टीयर के टॉप पर मौजूद 3 टेल्ड फॉक्स को सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। ली का प्लान था कि उसका मस्कीटो चुपके से जाकर 3 टेल्ड फॉक्स का थोड़ा सा ब्लड पी ले और वह देख सके कि क्या इससे ब्लड क्रेविंग डीमन मिक और मजबूत हो सकता है।
हालांकि लिन चिंगशू को यह रिक्वेस्ट थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने बिना हिचकिचाए थ्री टेल्ड फॉक्स को समन कर दिया। ली ने दिखावे के लिए फॉक्स को सहलाते हुए उसे एग्जामिन करना शुरू किया और उसी समय मॉस्किटो को समन कर लिया। मॉस्किटो को मौका मिल गया और वह तुरंत ब्लड पीने लगा। सिस्टम की इंफॉर्मेशन सामने आई। थ्री टेल्ड फॉक्स लेवल 7, ए रैंक टैलेंट स्किल्स, अल्यूर, विंड ब्लेड, फायर बॉल, डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन, 9 टेल्ड फॉक्स, ब्लड लाइन प्योरिटी 5%, इवॉल्वेबल। ये थ्री टेल्ड फॉक्स सच में बहुत बड़ी कल्टीवेशन पोटेंशियल रखता था। इसी बीच मॉस्किटो लगातार ब्लड अब्सॉर्ब करता रहा और थ्री टेल्ड फॉक्स को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। क्या यह ब्लड क्रेविंग डिमन मिच की इनेट स्किल थी? ली ने फॉक्स की टैलेंट और एवोल्यूशन पाथ को और ध्यान से देखना जारी रखा। इंफॉर्मेशन सामने आई कि डीमन बीस्ट क्रिस्टल कोर्स को लगातार अब्सॉर्ब करने से थ्री टेल्ड फॉक्स के पास इवॉल्व होने का मौका होगा। करंट एवोल्यूशन डिफिकल्टी 7 सितारे थी। सबसे आसान एवोल्यूशन टैलेंट वाटर एलिमेंट था, इसलिए वाटर एलिमेंट वाले डीमन बीस्ट्स के क्रिस्टल कोर्स अब्सॉर्ब करना रिकमेंडेड था और उनका लेवल जितना ऊंचा होगा उतना अच्छा होगा। दूसरा तरीका यह था कि रिफाइंड डीमन बीस्ट्स जिनमें वाटर एलिमेंट का डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन हो, उनका ब्लड एब्सॉर्ब किया जाए। लेकिन डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन की प्योरिटी 2% से कम नहीं होनी चाहिए, वरना कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब ये 4 टेल्ड फॉक्स में इवॉल्व करेगा तो ये ए रैंक के पीक तक पहुंच जाएगा और मैक्सिमम पोटेंशियल पर ये डिवाइन रैंक टेम्ड बीस्ट 9 टेल्ड फॉक्स में इवॉल्व हो सकता था। मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद भी ली ने यह देखकर गहरी सांस ली। इस थ्री टेल्ड फॉक्स की इवोल्यूशन सीलिंग सच में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी और यह उसके अपने ब्लड क्रेविंग डीमन मिक्स से ज्यादा पीछे भी नहीं थी। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मैक्सिमम एवोल्यूशन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। पहला कारण यह था कि हर एवोल्यूशन के लिए अलग अलग कंडीशंस चाहिए होती थीं और अगर पहले से जानकारी न हो तो तैयारी करना असंभव हो जाता था। दूसरा कारण यह था कि इसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते वे बेहद विशाल होते। किसी टेम्ड बीस्ट को डिवाइन रैंक तक इवॉल्व करने के लिए पूरे नेशन का सपोर्ट चाहिए होता, जिसे कोई इंडिविजुअल या सिंगल क्लैन अकेले मैनेज नहीं कर सकता था। इसी बीच लिन चिंगशू ने देखा कि ली फिर से कहीं खो गया है और उसे आज उसका व्यवहार काफी अजीब लग रहा था। उसने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? ली ने जल्दी से कहा, ओ कुछ खास नहीं, तुम्हारा थ्री टेल्ड फॉक्स सच में बहुत खास है। अगर इसे सही तरीके से कल्टीवेट किया जाए तो इसकी पोटेंशियल लिमिटलेस है। लिन चिंगशू ने उसकी फ्लैटरिंग बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह बस उसे देखती रही और यह देखकर संतुष्ट हो गई कि लुयान के साथ ब्रेकअप का उस पर असल में कोई असर नहीं पड़ा है। तभी ली को एहसास हुआ कि उसका अब भी का व्यवहार लोगों को गलत समझ दे सकता है। उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया, तुम्हारे थ्री टेल्ड फॉक्स को देखकर मुझे एक पुरानी किताब में पढ़ी हुई बात याद आ गई। मुझे नहीं पता वह सच है या नहीं। जैसे ही लिन चिंगशू ने सुना कि यह उसके टेम्ड बीस्ट से जुड़ी बात है, उसकी आंखों में तुरंत गंभीरता आ गई। हालांकि थ्री टेल्ड फॉक्स लो रैंक नहीं था और उसकी कॉम्बैट पावर भी काफी स्ट्रांग थी, लेकिन लिन चिंगशू इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। उसके लिए पिनिकल तक पहुंचना मतलब कम से कम एस रैंक तक पहुंचना था और मैक्सिमम पोटेंशियल पर भी थ्री टेल्ड फॉक्स एस रैंक टेम्ड बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता था। अब तक लिन चिंगशू को सच में अफसोस हो रहा था कि ली ने एस रैंक टेम्ड बीस्ट छोड़ दिया। ली सीधे सीधे ये नहीं बता सकता था कि उसके पास सिस्टम है, इसलिए उसने वहीं पर एक रीजन बना लिया। उसने कहा, मैंने उस किताब में थ्री टेल्ड फॉक्स के लिए एक कल्चरेशन मेथड पढ़ा था। अगर किसी थ्री टेल्ड फॉक्स में डिवाइन बीस्ट 9 टेल्ड फॉक्स का ब्लड लाइन मौजूद हो तो उसे इवॉल्व करके 9 टेल्ड फॉक्स तक पहुंचाया जा सकता है। और जितना मैं देख पा रहा हूं, तुम्हारा थ्री टेल्ड फॉक्स शायद इस इवोल्यूशन की कंडीशंस पूरी करता है। यह सुनते ही लिन चिंगशू की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हैरानी से पूछा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? ली ने गंभीरता से कहा, इतनी महत्वपूर्ण बात मैं मजाक में कैसे कह सकता हूं? मुझे लगता है उस किताब में जो लिखा था वह काफी रिलायबल है और क्योंकि मैंने मॉस्किटो कॉन्ट्रैक्ट किया है इसलिए मैं ब्लड के मामले में थोड़ा सेंसिटिव हो गया हूं। जब मैंने अपने टेम्ड बीस्ट स्किल से थ्री टेल्ड फॉक्स को ऑब्जर्व किया तो मुझे ऐसा स्ट्रांग फीलिंग आया कि इसमें सच में वह ब्लड लाइन मौजूद है। लिन चिंगशू बहुत तेज दिमाग की थी। अब वह धीरे धीरे समझने लगी थी कि ली ने मॉस्किटो को टेम्ड बीस्ट क्यों चुना। यह मॉस्किटो साफ तौर पर कोई साधारण क्रीचर नहीं था। सिर्फ ये एबिलिटी कि वह डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन डिटेक्ट कर सकता है अपने आप में बेहद खास थी। लिन चिंगशू ली के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी और उसे भरोसा था कि वह कभी भी बिना वजह दावा नहीं करता। इसलिए वह उत्साहित होकर बोली, पूरी तरह 9 टेल्ड फॉक्स तक इवॉल्व होना शायद रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन अगर यह 4 टेल्ड फॉक्स तक इवॉल्व होकर एस रैंक टैलेंट तक पहुंच जाए तो भी यह अपने आप में कमाल की बात होगी।
मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या उस किताब में इवोल्यूशन का कोई तरीका भी बताया गया था? ली ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, दो तरीके बताए गए थे। पहला तरीका यह है कि थ्री टेल्ड फॉक्स को बड़ी मात्रा में डीमन बीस्ट क्रिस्टल कोर्स खिलाए जाए, लेकिन इस तरीके में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे और क्रिस्टल कोर्स का टाइप भी मायने रखता है। वे सभी एक ही कैटेगरी के होने चाहिए। मेरी सलाह है कि वाटर एट्रीब्यूट क्रिस्टल कोर्स चुने जाए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि थ्री टेल्ड फॉक्स को वाटर एट्रीब्यूट क्रिस्टल कोर्स खिलाने से एवोल्यूशन होने की संभावना ज्यादा होगी। दूसरा तरीका यह है कि किसी ऐसे डीमन बीस्ट को खोजा जाए जिसमें वाटर एट्रीब्यूट डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन हो, उसके ब्लड को एक पर्याप्त लेवल तक रिफाइन किया जाए और फिर थ्री टेल्ड फॉक्स को अब्सॉर्ब कराया जाए। इसका इफेक्ट भी वही होगा। ये दोनों एवोल्यूशन मेथड सुनकर लिन शू लगभग वहीं टूट गई और निराशा में डूब गई। उसके क्लैन के पास भले ही गहरे रिसोर्सेज थे, लेकिन ऐसे कल्टीवेशन अप्रोच को सपोर्ट करना भी बेहद मुश्किल था। क्रिस्टल कोर का टियर जितना ऊंचा होता, उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होती थी, और थ्री टेल्ड फॉक्स की इवोल्यूशन ट्रिगर करने के लिए जो क्रिस्टल कोर्स चाहिए होते, वे निश्चित ही लो टियर नहीं हो सकते थे। ऊपर से यह भी पता नहीं था कि कितने कोर्स लगेंगे। जब तक पर्याप्त सर्टेनिटी न हो, क्लैन इस पर पूरा दांव नहीं लगा सकता था। दूसरी मेथड तो उससे भी ज्यादा कठिन थी, क्योंकि डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन बेहद रेयर होती थी और उसे हासिल करना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन कुछ देर की निराशा के बाद लिन शू ने खुद को संभाल लिया। उसका स्वभाव बेहद दृढ़ था। वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अब जब थ्री टेल्ड फॉक्स की टैलेंट टियर बढ़ाने की उम्मीद दिख गई थी, तो वह इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देने वाली थी। कुछ ही पलों में वह फिर से अपने ठंडे और ऊंचे डिमीनर में लौट आई और सिर हिलाकर बोली, समझ गई। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और जब मुझे एवोल्यूशन की असली उम्मीद दिखाई देगी, तब मैं क्लैन से सपोर्ट मांगूंगी। वैसे वह किताब अभी भी मौजूद है, मैं उसे ध्यान से पढ़ना चाहती हूँ। यह सुनकर लेई मन ही मन हंस पड़ा, क्योंकि वह किताब तो उसने अभी अभी गढ़ी थी। असल में ऐसी कोई किताब थी ही नहीं। इसलिए उसने थोड़ा झिझकता हुआ चेहरा बनाया और कहा, मैंने वह किताब कई साल पहले एक पुराने किताबों की दुकान पर देखी थी। अब उसे ढूंढ पाना शायद बहुत मुश्किल होगा। लिन शू ने कहा, ठीक है, लेकिन चूंकि तुमने उसे पढ़ा है, अगर मुझे कोई सवाल होगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और वैसे भी तुम्हारा टेम्ड बीस्ट बहुत धीरे लेवल अप कर रहा है। क्यों ना तुम मेरे साथ डीमन बीस्ट्स का शिकार करने चलो? अगर किसी को पता चल जाता कि लिन शू ने खुद किसी लड़के को मिशन पार्टनर बनने के लिए कहा है, तो पूरा स्कूल हैरान रह जाता। वह सिर्फ हाई सिंग हाई स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ही नहीं थी, बल्कि पूरे हाई चिंग सिटी में भी उसे नंबर वन ब्यूटी कहा जा सकता था। अगर कोई लुयान के पास ली को देखता तो बस थोड़ी जेल सी होती, लेकिन अगर कोई लिन शू के साथ उसे देख लेता तो हर लड़के के दिल में जलन के साथ हत्या जैसा गुस्सा भी उठ सकता था। लिन शू हर लड़के के दिल की गॉडेस थी, जिसे बिना किसी दाग के दूर से ही पूजा जाता था। ले ने थोड़ा सोचा और मना नहीं किया, क्योंकि लिन शू के साथ डीमन बीस्ट्स का शिकार करना उसके लिए काफी आसान होने वाला था। उसने कहा, ठीक है, पहले मैं थोड़ा प्रिपेयर हो जाता हूं, हम कल निकलेंगे। दोनों ने समय तय किया और फिर अलग अलग रास्तों पर चले गए। जब आसपास कोई नहीं था तो ले तेजी से अपने डॉम वापस गया और सबसे पहले ब्लड क्रेविंग डीमन मिच की स्थिति देखी। स्टेटस सामने आया, ब्लड क्रेविंग डीमन मिच, लेवल 1, टैलेंट ई रैंक। स्किल 1, प्रे डिटेक्शन, जो 100 मीटर के दायरे में किसी भी ब्लड कैरिंग लाइफ फॉर्म को डिटेक्ट कर सकता है। स्किल 2, पैरालिसिस, जो फीडिंग के समय एनेस्थेटिक इंजेक्ट करता है, जिससे प्रे को लगभग कुछ भी महसूस नहीं होता। डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन, 9 टेल्ड फॉक्स ब्लड लाइन करंटली बीइंग अब्सॉर्ब्ड। विटैलिटी 1/10, इवोल्यूशन पॉइंट्स 0। यह डेटा देखकर ली समझ गया कि जब मॉस्किटो 3 टेल्ड फॉक्स का ब्लड पी रहा था, तब उसे किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया। इसका मतलब था कि ब्लड क्रेविंग डीमन मिक चुपचाप किसी भी डीमन बीस्ट का ब्लड खींच सकता है, बिना कोई आवाज किए। इससे आगे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना बहुत आसान होने वाला था। ली ने इंतजार किया कि ब्लड क्रेविंग डीमन मिच पूरी तरह 3 टेल्ड फॉक्स का ब्लड अब्सॉर्ब कर ले। उसे लगा था कि यह प्रोसेस काफी लंबा चलेगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा समय में अब्जॉर्प्शन पूरा हो गया। उसने तुरंत मॉस्किटो की स्टेटस फिर से चेक की और देखा कि उसका शरीर थोड़ा बड़ा हो गया है। उसके ऊपर कुछ नए मार्किंग्स भी दिखाई दे रहे हैं। उसकी स्पिरिचुअल पावर साफ तौर पर बढ़ गई थी और उसके आसपास हल्की सी ऑरा भी महसूस हो रही थी। उसने तुरंत एट्रीब्यूट पैनल खोला। लेवल 2, टैलेंट डी रैंक। स्किल 1, पैरालिसिस। स्किल 2, प्रे डिटेक्शन। स्किल 3, बेसिक बिविल्डरमेंट। स्किल 4, बेसिक फायरबॉल। स्किल 5,
बेसिक विंड प्लेट, डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन, नाइन टेल्ड फॉक्स ब्लड लाइन, प्यूरिटी 2.6%, 3 एट्रीब्यूट फीडबैक एंट्रीज एक्यूमुलेटेड, एक्टिवेट नाउ, विटेलिटी 10/40, इवोल्यूशन पॉइंट्स 10/40। ये पैनल देखकर ली सच में चौंक गया। सिर्फ एक बार फीडिंग करने से ब्लड क्रेविंग डीमन मिक इतनी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी, यहां तक कि उसकी टैलेंट टियर भी एक रैंक ऊपर उठ गई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन भी हासिल कर ली थी और उसकी प्यूरिटी भी कम नहीं थी। इतनी प्यूरिटी वाली डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन के साथ उसकी फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल की कल्पना करना भी मुश्किल था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब एट्रीब्यूट फीडबैक अवेलेबल था, जिसका मतलब था कि उसकी अपनी एबिलिटीज भी तुरंत बढ़ सकती थी। उसने तुरंत फीडबैक एक्टिवेट कर दिया। अचानक एक जबरदस्त एनर्जी वेव उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने अपने खुद के टैलेंट्स चेक किए और देखा कि उनमें भी काफी बढ़ोतरी हो गई थी। ले यी क्लास टमर, स्किल 1 बीस्ट टेमिंग, स्किल 2 बेसिक विंड कंट्रोल, स्किल 3 बेसिक फायर कंट्रोल। उसने तुरंत पैटर्न समझ लिया। लौटकर मिलने वाले स्किल्स कुछ हद तक इस पर डिपेंड करते थे कि उन्हें कैसे इस्तेमाल किया गया था। बस एक ही कमी थी कि मॉस्किटो का लेवल अभी बहुत लो था और उसके टैलेंट स्किल्स भी लो लेवल के थे, इसलिए वे अभी ज्यादा डैमेज नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी उसे भरोसा था कि इन स्किल्स के साथ वह ए रैंक से नीचे के किसी भी डीमन बीस्ट को खुद अकेले हैंडल कर सकता है। ज्यादातर टेमर्स अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रेन नहीं करते, लेकिन अब इन टैलेंट स्किल्स के साथ ले अपने टेम्ड बीस्ट के साथ खुद भी लड़ सकता था। उसकी कॉम्बैट पावर प्रैक्टिकली दोगुनी हो गई थी। सबसे अहम बात यह थी कि कोई भी यह उम्मीद नहीं करेगा कि एक टेमर के पास वॉरियर जैसी फिजिकल स्ट्रेंथ भी हो सकती है, इसलिए लड़ाई में उसके ओपोनेंट्स का पूरा ध्यान उसके टेम्ड बीस्ट पर ही रहेगा और वही उसके लिए अचानक वॉर करने का सबसे अच्छा मौका बनेगा। उसके मन में अब एक और सवाल उठ रहा था, आखिर 3 टेल्ड फॉक्स से ब्लड कितनी बार लिया जा सकता है बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए। अगर वह लगातार 3 टेल्ड फॉक्स से ब्लड एब्जॉर्ब करता रहा तो 9 टेल्ड फॉक्स डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन की प्योरिटी लगातार बढ़ती रहेगी और उससे मिलने वाली पावर भी लगातार मजबूत होती जाएगी। और जब 3 टेल्ड फॉक्स इवॉल्व करेगा तब और भी कई टैलेंट स्किल्स अनलॉक हो जाएंगे। यह सोचकर ली मुश्किल से अपनी एक्साइटमेंट को रोक पा रहा था। भविष्य में वह सिर्फ एक पावरफुल टेमर ही नहीं बनेगा, बल्कि एक पीक टियर वॉरियर भी बनेगा। ऐसा रास्ता जिस पर अब तक किसी ने कदम नहीं रखा था। अगर वह खुद भी किसी दिन डिवाइन रैंक लेवल तक इवॉल्व हो गया तो उसकी ताकत कितनी भयानक होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। यह सोचकर ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका मन कर रहा था कि अभी तुरंत मॉस्किटो को लेकर बाहर जाए और डीमन बीस्ट्स का शिकार शुरू कर दे। उसके लिए सबसे अच्छे टारगेट्स वे हाई लेवल डीमन बीस्ट्स होते, जिनका ब्लड एब्जॉर्ब करके वह उनकी टैलेंट एबिलिटीज हासिल कर सकता था। साथ ही उसे लिन चिंग शू की मदद भी करनी थी ताकि 3 टेल्ड फॉक्स जल्दी इवॉल्व हो सके, क्योंकि फॉक्स जितनी जल्दी इवॉल्व करेगा ले की ग्रोथ भी उतनी ही तेजी से होगी। लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने अपनी एक्साइटमेंट को दबाया और फैसला किया कि आज जल्दी सोकर रेस्ट करेगा, एनर्जी बचाएगा और कल की लड़ाई के लिए खुद को बेस्ट कंडीशन में रखेगा। मगर जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, डॉर्मिटरी का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया और 3 लड़के अंदर घुस आए। उनके चेहरों पर साफ दुश्मनी दिखाई दे रही थी। जब उन्होंने ली को आराम से बिस्तर पर लेटे देखा तो वे और भी गुस्से में आ गए और चिल्लाए, लाए, ऐसी हालत में भी तुम सो कैसे सकते हो? ली ने नजर उठाकर देखा, ये तो हान चेन के वही लेखीज थे। साफ था कि वे उसे परेशान करके हान चेन की खुशामद करना चाहते थे। अगर यह पहले की बात होती तो शायद ली को चुपचाप उनकी बदमाशी सहनी पड़ती, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। ब्लड क्रेविंग डीमन मिक की वजह से उसकी ताकत काफी बढ़ चुकी थी और अब शायद उसके पास इन लोगों से लड़ने का मौका था। उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि ये बेवकूफ अपने कॉन्ट्रैक्टेड टेम्ड बीस्ट्स भी साथ लेकर आए थे ताकि अपनी ताकत दिखा सकें। ली धीरे से उठकर बैठ गया और चुपचाप ब्लड क्रेविंग डीमन मिक को समन कर लिया। फिर उसने मॉस्किटो को इशारा किया कि वह पीछे से घूमकर उनके टेम्ड बीस्ट्स का ब्लड चुपके से पीना शुरू कर दे। ठंडी आवाज में ली ने पूछा, क्या चाहते हो तुम लोग? उनमें से एक हंसते हुए बोला, अभी भी अनजान बनने का नाटक कर रहा है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यंग मास्टर हान से टकराने का अंजाम क्या होता है। श्याओ जी ने तिरस्कार से कहा, जरा खुद को आईने में देखो। तुम कौन होते हो यंग मास्टर हान को सबके सामने चुनौती देने वाले? आज मैं तुम्हारी अच्छी तरह पिटाई करने आया हूं। लियांग ने घमंड से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी स्कूल के नंबर 1 हो? तुम जैसे वेस्ट को तो स्कूल पहले ही छोड़ चुका है। नीचे वाले लोगों को अपनी औकात समझनी चाहिए, किससे टकराना है और किससे नहीं। शुओंग ने हंसते हुए कहा, बहुत बातें हो गईं।
अब हम सब टेमर बन चुके हैं, तो इस लड़ाई को टेमर के तरीके से खत्म करते हैं। बस उसके टेम्ड बीस्ट को मार दो, फिर यह खत्म। लेवल 20 से पहले दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करना नामुमकिन है, तब तक यह पूरी तरह बेकार हो जाएगा। यह तो इसे मारने से भी ज्यादा बुरा होगा, दूसरा बोला। बुरा नहीं है यह आइडिया, यह वैसे ही वेस्ट है, लेकिन अगर इसका टेमर स्टेटस भी खत्म हो गया तो इसे और ज्यादा चोट लगेगी। वे तीनों घमंड से बातें करते रहे ताकि ली का हौसला तोड़ सकें। लेकिन इस बीच ब्लड क्रेविंग डीमन मिक उनके तीनों टेम्ड बीस्ट्स का ब्लड चुपचाप पी चुका था और मेंटल लिंक के जरिए सारी इंफॉर्मेशन ली तक पहुंचा रहा था। उनमें कोई डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन तो नहीं था, लेकिन उनकी टैलेंट स्किल्स फिर भी ली जा सकती थीं। खासकर हॉर्न टर्टल का टैलेंट स्किल काफी उपयोगी था, इसलिए लेई ने तुरंत मॉस्किटो को आदेश दिया कि पहले हॉर्न टर्टल का ब्लड प्रोसेस करे, क्योंकि उसमें डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन नहीं थी। उसका ब्लड कुछ ही सेकंड में अब्सॉर्ब हो गया और ब्लड क्रेविंग डीमन मिच ने तुरंत उसका टैलेंट स्किल हासिल कर लिया, टर्टल शेल डिफेंस, जो डिफेंस पावर को काफी बढ़ा सकता था। लेई ने तुरंत स्किल फीडबैक एक्टिवेट किया। अचानक एक तेज एनर्जी उसके शरीर में दौड़ गई और उसने टर्टल शेल डिफेंस पूरी तरह मास्टर कर लिया। अब उसकी डिफेंसिव पावर काफी बढ़ चुकी थी और इन लोगों से लड़ने का उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया था। उसे लगा कि शायद वह बिना एक भी चोट खाए इन्हें हरा सकता है। उनकी घमंडी शक्लें देखकर ली ने बिना हिचकिचाए लड़ाई स्वीकार कर ली और बोला, तुम तीनों एक साथ आओगे या एक एक करके? श्याओ जी घमंड से बोला, तुम जैसे को हराने के लिए 3 लोगों की क्या जरूरत? मैं अकेला ही तुम्हें एक उंगली से गिरा सकता हूं। शुओंग ने जोड़ा, भागने की कोशिश मत करना वरना बुरा होगा। लेकिन ली बिल्कुल नहीं डरा। उसके चेहरे पर आराम से मुस्कान थी। उसने कहा, मुझे परेशानी से भागने की आदत नहीं है, लेकिन अगर लड़ना है तो पहले एक शर्त माननी होगी। श्याओ जी ने तिरस्कार से कहा, तुम्हें शर्त रखने का हक किसने दिया? ली ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बोला, अगर लड़ना है तो कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहां कोई देख ना सके। मैं नहीं चाहता कि कोई इसे देखे, और चाहे कोई भी जीते, कोई भी इस बात की रिपोर्ट स्कूल को नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर तीनों जोर से हंस पड़े। हमें लगा तुम ज्यादा विरोध करोगे, लेकिन असल में तुम बस बेइज्जती से डर रहे हो। ठीक है, हमें मंजूर है, स्कूल को न बताना तो हमारे लिए और भी अच्छा है। असल में वे भी मना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि प्राइवेट जगह पर वे उसे और बुरी तरह पीट सकते थे। अगर हान चेन को पता चलता तो वह भी खुश होता और भविष्य में हान फैमिली की तरफ से उन्हें फायदा मिल सकता था। इसलिए चारों लोग डॉर्मेटरी बिल्डिंग की छत की तरफ चल पड़े। रास्ते में ब्लड क्रेविंग डीमन मिज ने बाकी 2 टेम्ड बीस्ट्स का ब्लड भी पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लिया। उसकी वाइटलिटी 13% बढ़ गई, उसका शरीर थोड़ा और बड़ा हो गया और उसका माउथ पार्ट लंबा और मजबूत हो गया, जो अब आसानी से मोटी स्किन वाले टारगेट्स को भी भेद सकता था। लेई ने टैलेंट फीडबैक एक्टिवेट किया और उसे एक नया स्किल मिला, स्प्रिंट, जो थोड़े समय के लिए स्पीड को दोगुना कर देता था। छत पर पहुंचकर वे तीनों हंसते हुए बोले, चलो जल्दी अपने मॉस्किटो को समन करो। हम तुम्हें तैयारी का समय भी दे रहे हैं ताकि बाद में यह न कह सको कि हमने मौका नहीं दिया। उनके चेहरों पर क्रूर मुस्कान थी। तुम्हारा टेम्ड बीस्ट मरते ही तुम एक ऐसे टेमर बन जाओगे जिसके पास कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल बेकार। याद रखना, अगर अगली जिंदगी मिली तो अपने से ऊपर वालों से टकराने की गलती मत करना। लई ने मॉस्किटो समन किया और अधीर होकर बोला, इतनी बातें करने का समय नहीं है, अगर हमला करना है तो जल्दी करो। श्याओ जी गुस्से से बोला, मरने से पहले भी इतनी अकड़? अभी तुम्हें सबक सिखाता हूं। उसने तुरंत अपना ग्रे वुल्फ टेम्ड बीस्ट समन किया। उसके हिसाब से एक मॉस्किटो तो एक ही वार में खत्म हो जाएगा। बाकी 2 लोग किनारे खड़े होकर तमाशा देखने लगे, इंतजार करते हुए कि कब ले का टेम्ड बीस्ट मरे और वह पूरी तरह बेकार बन जाए, क्योंकि किसी टेमर के लिए टेम्ड बीस्ट के बिना रहना मौत से भी बदतर था। श्याओ जी ने अपने ग्रे वुल्फ को आदेश दिया, पहले इस मॉस्किटो को मारो, फिर इस लड़के को अच्छी तरह पीटना। आदेश देकर वह आराम से खड़ा हो गया, जैसे कोई शो शुरू होने वाला हो। उसके हिसाब से मॉस्किटो किसी भी हालत में वुल्फ का मुकाबला नहीं कर सकता था। वह तो पहले ही अपने दिमाग में यह कल्पना कर रहा था कि अभी ले वुल्फ के जबड़ों के नीचे चिल्लाता हुआ दिखाई देगा। वुल्फ को आदेश मिलते ही उसने हल्की गुर्राहट की और सीधे लेयर पर झपट पड़ा। लाई ने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे वह बिल्कुल डोड नहीं कर पा रहा हो, बस किसी तरह अपना बायां हाथ सीने के सामने उठा पाया। अगले ही पल वुल्फ ने उसके हाथ को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। श्याओ जी ने होंठ मोड़ते हुए कहा, बस इतनी ही ताकत है तुम्हारी और मेरे सामने अकड़ दिखा रहे थे, इसे अच्छी तरह पीटो। यंग मास्टर हान और भी खुश होगा। पता नहीं इस बार हमें क्या इनाम मिलेगा, कम से कम कुछ बॉटल्स कल्चरेशन फ्लूइड की तो मिलेंगी। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और ये तीनों पहले ही सपने देखने लगे थे,
लेकिन वुल्फ जब ली के हाथ को काट रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने लोहे की पाइप पकड़ ली हो। टक्कर से उसके दांत सुन्न हो गए। वुल्फ खुद भी हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वह आसानी से लकड़ी को चबा सकता है, फिर लियर का हाथ उसके लिए बिल्कुल बेअसर क्यों हो गया। तभी लियर ने अचानक अपना दायां मुट्ठी उठाई और पूरी ताकत से वुल्फ के सिर पर दे मारी। वुल्फ के पास बचने का कोई मौका नहीं था और वह सीधा वार खा गया। यह वुल्फ हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसका लेवल भी कम था, इसलिए एक ही मुक्के में वह बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देखकर तीनों के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उन्होंने कभी ऐसा फाइटिंग स्टाइल नहीं देखा था। कोई टेमर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वह वुल्फ के बाइट फोर्स को भी झेल ले। चाहे वुल्फ अभी लो लेवल ही क्यों ना हो, वह लगभग पूरा ग्रोन वुल्फ था और अभी अभी एक टेमर के मुक्के से गिर गया था। ले उन्हें संभलने का मौका देने वाला नहीं था। जैसे ही वे स्टंड खड़े रहे, वह तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। एक एक मुक्का और तीनों जमीन पर गिर पड़े। उनके टेम्ड बीस्ट ने अपने कंट्रोलर की दिशा खो दी और उनकी कॉम्बैट पावर अचानक गिर गई। लॉन्ग बीक बर्ड और हॉर्न टर्टल भी जल्दी ही बेहोश कर दिए गए। वे जमीन पर पड़े ले को अविश्वास से घूरते रहे, खुद को समझाने की कोशिश करते हुए कि उन्होंने उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था और वे बस अचानक पकड़े गए थे। वे अभी भी इस हार को पूरी तरह मानने के लिए तैयार नहीं थे। ले ने अपनी कलाई घुमाई और हल्की मुस्कान के साथ सोचा, यह सच में बहुत सेटिस्फाइंग था। जितना वह लड़ रहा था उतना ही उसका जोश बढ़ता जा रहा था। फिर उसने ब्लड क्रेविंग डीमन मिक को आदेश दिया कि वह फीडिंग जारी रखे। चूंकि वह जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है तो क्यों ना ज्यादा ब्लड एब्जॉर्ब कर लिया जाए। श्याओ जी डर छिपाते हुए चिल्लाया, ली, तुमने हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की है। यंग मास्टर हान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। चुप रहो। लेई ने एक एक मुक्का मारकर उन्हें फिर से बेहोश कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे मॉस्किटो की फीडिंग में बाधा डालें। ली देख रहा था कि हर बार ब्लड खींचने के साथ ब्लड क्राइविंग डीमन मिक की वाइटैलिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अगर उसे यह डर ना होता कि पूरी तरह ब्लड ड्रेन करने से टेम्ड बीस्ट मर भी सकता है, तो वह बिल्कुल भी नहीं रुकता। लेकिन अभी के लिए भी यह काफी अच्छा था। शुरुआत में वह उनके टेम्ड बीस्ट्स को ब्लड बैंक की तरह इस्तेमाल कर सकता था। पहले ब्लड ले, फिर उन्हें रिकवर होने दे और बाद में फिर से फीड करे। जब मॉस्किटो का पेट भर गया तब वह रुका और तब तक वह लेवल 3 तक पहुंच चुका था। लौटने वाले टैलेंट स्किल्स की वजह से ली की अपनी स्ट्रेंथ और डिफेंस भी तेजी से बढ़ रही थी। बीच में एक लड़का होश में आया, लेकिन ली ने तुरंत एक और मुक्का मारकर उसे फिर सुला दिया। 2 घंटे बाद ब्लड क्रेविंग डीमन मिक लेवल 5 तक पहुंच चुका था। तीनों टेम्ड बीस्ट्स का ब्लड लगभग पूरी तरह निकल चुका था और वे काफी कमजोर हो गए थे। अगर और ब्लड लिया जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। ले चीजों को ज्यादा खतरनाक नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने मॉस्किटो को रोक दिया और आराम से वापस डॉम की तरफ लौट गया। रास्ते में उसने ब्लड क्रेविंग डीमन माइजे के एट्रीब्यूट्स चेक की। लेवल 5 टैलेंट डी रैंक, स्किल 1 पैरालिसिस, स्किल 2 प्रे डिटेक्शन, स्किल 3 बेसिक बिविल्डरमेंट, स्किल 4 बेसिक फायरबॉल, स्किल 5 बेसिक विंड ब्लेड, डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन, 9 टेल्ड फॉक्स ब्लड लाइन, प्यूरिटी 2.6%। हालांकि ब्लड क्रेविंग डीमन मिजे लो रैंक का था, लेकिन इसे कल्टीवेट करना बेहद आसान था। जब तक ये हायर रैंक्ड टेम्ड बीस्ट्स का ब्लड अब्सॉर्ब करता रहेगा, इसकी एवोल्यूशन स्पीड बहुत तेज रहेगी। उसका शरीर अब पहले से लगभग 2 गुना बड़ा हो गया था। मस्किटो का माउथ पार्ट भी लंबा और सख्त हो गया था, जिसमें हल्की मेटालिक चमक दिखाई दे रही थी। हालांकि जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ रहा था, इवोल्यूशन स्पीड थोड़ी धीमी पड़ने लगी थी। आगे बढ़ने के लिए उसे और भी हाई लेवल प्रे ढूंढने होंगे। कुछ देर बाद वे तीनों एक एक करके होश में आए। श्याओ जी ने जब अपने टेम्ड बीस्ट को जमीन पर बेहद कमजोर हालत में पड़ा देखा तो उसका दिल दर्द से भर गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, उस हरामजादे ने मेरे टेम्ड बीस्ट को ब्लड बैंक की तरह इस्तेमाल किया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। दूसरा बोला, लेकिन यह हुआ कैसे? वह तो टेमर है, फिर वह वुल्फ के बाइट फोर्स को कैसे झेल गया? क्या वह ड्यूअल क्लास है? दुनिया में कुछ दुर्लभ लोगों को ड्यूअल क्लास अवेकन करने का मौका मिलता था। वे सिर्फ टेमर ही नहीं बल्कि वॉरियर भी बन सकते थे। तीसरे ने कहा, शायद यही वजह है, वरना वह वुल्फ के काटने को कैसे झेल सकता था। दूसरा बोला, किसे पता था कि वह इतना गहराई से छिपा हुआ है? लेकिन फिर भी अगर वह इतना खास था तो उसने मस्कीटो को टेम्ड बीस्ट क्यों चुना? पहला बोला, जो भी हो, उसने खुद ही अपना फ्यूचर बर्बाद कर दिया है, जो हमारे लिए अच्छा है।
अगर उसने सच में एस रैंक टेम्ड बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया होता तो हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। फिर श्याओ जी ने कहा, सुनो, आज हम तीनों ली से हार गए। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना हम मजाक बन जाएंगे। दूसरा बोला, बिल्कुल सही, हम ली से बदला निजी तौर पर लेंगे। अगर वह ड्यूअल क्लास भी है तो क्या, वॉरियर की ग्रोथ टेम्ड बीस्ट से धीमी होती है? हम पहले जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाते हैं और फिर बदला लेंगे। उन्हें तुरंत कल्टीवेशन फ्लूइड्स खरीदकर अपने टेम्ड बीस्ट्स को रिकवर कराना था, क्योंकि अगर कोई परमानेंट डैमेज हो गया तो उनकी ग्रोथ स्पीड बुरी तरह प्रभावित हो जाती। इसी समय स्कूल के लीडर्स प्रिंसिपल के ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे। प्रिंसिपल इतना गुस्से में था कि उसने अपना चाय का कप तोड़ दिया। वह चिल्लाया, वह ली सच में सिरदर्द बन गया है। सामने एस रैंक टेम्ड बीस्ट था और उसने जाकर मॉस्किटो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अगर हमारे स्कूल में किसी स्टूडेंट ने एस रैंक टेम्ड बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया होता तो अगले साल की एजुकेशन फंडिंग आसानी से 2 या 3 गुना हो सकती थी। उसने सब बर्बाद कर दिया। एक टीचर बोला, मैंने सुना है चेन हाई स्कूल के नंबर 1 स्टूडेंट ने एस रैंक टेम्ड बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है। यहां तक कि सिटी गवर्नर भी उसे बधाई देने गया था। दूसरा बोला, इस साल का जॉइंट एग्जामिनेशन शायद हाई स्कूल के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तीसरा बोला, अब जो हो गया सो हो गया। ए रैंक टेमर चाहे जितना भी अच्छा हो, वह एस रैंक टेमर का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमें जितना ऊंचा रैंक मिल सके उसके लिए कोशिश करनी होगी। फिर एक टीचर ने कहा, अभी सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने लायक स्टूडेंट लिन चिंगशू है। उसका 3 टेल्ड फॉक्स सही ट्रेनिंग से ए रैंक पीक तक पहुंच सकता है। भले ही वह एस रैंक टेम्ड बीस्ट का मुकाबला न कर सके, लेकिन कम से कम अच्छा प्रदर्शन तो कर ही सकता है। सबने गंभीरता से सिर हिलाया, क्योंकि जॉइंट एग्जामिनेशंस हर स्कूल के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे और उन्हें किसी भी हालत में हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उसने आगे कहा, हालांकि हान चेन और लू यान ने भी ए रैंक टेम्ड बीस्ट्स कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, लेकिन वे सिर्फ ए रैंक के लोअर मिडिल टीयर में आते हैं। उनकी कॉम्बैट पावर काफी कमजोर है। किसी भी एंगल से देखें तो इस साल की स्कूल कंपटीशन ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रही। मीटिंग रूम में बैठे सभी लीडर्स ने गहरी सांस ली। आने वाले साल के लिए किसी के मन में ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि प्रिंसिपल उतना निराश नहीं दिख रहा था जितना बाकी लोग थे। वह शांत स्वर में बोला, जरूरी नहीं कि हालात इतने बुरे हों। हाई चेंग हाई स्कूल इस साल बिल्कुल भी बॉटम पर फिनिश नहीं करेगा। एकेडमिक डायरेक्टर ने हैरानी से पूछा, लेकिन जब हमारे स्टूडेंट्स के टेम्ड बीस्ट्स रैंक में ही कमजोर हैं तो हम अच्छे रिजल्ट्स कैसे लाएंगे? प्रिंसिपल ने आत्मविश्वास से कहा, कैपिटल का बी क्लैन जल्द ही वापस हाई चेंग हाई स्कूल आने वाला है। उनके परिवार में एक बेहद प्रतिभाशाली लड़की है, पिंजर। उसने एस रैंक बीस्ट आइस फिनिक्स कॉन्ट्रैक्ट किया है। खबर है कि उस आइस फिनिक्स की डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन प्यूरिटी 7% तक पहुंचती है। अगर उसे सही तरीके से कल्टीवेट किया गया तो उसके पास एस रैंक सीलिंग को पार करके सेक्रेड रैंक तक पहुंचने का भी मौका है, क्योंकि उनके दुश्मनों से छिपे हमलों का खतरा है। इसलिए वे अस्थायी तौर पर हाईचिंग लौट आए हैं और हमारी स्कूल में शामिल होंगे। ये खबर सुनते ही मीटिंग रूम में बैठे सभी लीडर्स के चेहरे चमक उठे। पी क्लान एक ऐसा क्लान था जिसकी पीढ़ियों से आइस एलिमेंट टेमर्स की लाइनेज चली आ रही थी। उनके यहाँ आइस एलिमेंट टेम्ड बीस्ट्स समन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती थी और उनके रैंक्स भी अक्सर बेहद ऊंचे होते थे। अगर बी क्लैन की डायरेक्ट ब्लड लाइन डिसेंडेंट हमारे स्कूल में पढ़ेगी तो इंटर स्कूल टूर्नामेंट की चिंता करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सब लोग प्रिंसिपल की तारीफ करने लगे। कौन जानता था कि प्रिंसिपल के पास ऐसा एस कार्ड छिपा हुआ है? अगर आपने पहले बता दिया होता तो हमें इतनी चिंता ही नहीं करनी पड़ती। लेकिन प्रिंसिपल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, अब बताने में देर नहीं हुई है। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य बिंगर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि कोई उसके खिलाफ गुप्त हमला न कर सके। तुम सबकी जिम्मेदारी भी है कि चुपचाप उसे सीक्रेट प्रोटेक्शन दो। सारी सिक्योरिटी मेजर्स सतह के नीचे पूरी तरह कोवर्ट तरीके से लागू होंगी। कोई भी गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बी क्लान ने उसे हमारे स्कूल में सुरक्षा के लिए भेजा है, लेकिन इससे हमें भी फायदा मिलेगा। ये दोनों पक्षों के लिए लाभदायक है। जब हमारे पास एस रैंक टेमर होगा तो जॉइंट एग्जामिनेशंस की चिंता करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। प्रिंसिपल की इतनी समझदारी देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसका चेहरा संतोष से भर गया। वह गर्व से बोला, यह तो तय है, हाईचेंग हाई स्कूल इस साल बॉटम पर फिनिश नहीं करेगा। अगली सुबह ली यी जल्दी उठ गया। पिछली रात मॉस्किटो द्वारा की गई भारी ब्लड अब्जॉर्प्शन से
उसे और ब्लड क्रेविंग डीमन मिजे दोनों को काफी फायदा मिला था और उसे एक महत्वपूर्ण बात भी समझ आ गई थी। अगर वह लगातार उन टेम्ड बीस्ट्स का ब्लड अब्सॉर्ब करे जिनमें वही टैलेंट स्किल्स हों, तो वह स्किल लगातार लेवल अप होती जाएगी और जितना हायर लेवल ब्लड होगा स्किल उतनी तेजी से अपग्रेड होगी। इसका मतलब साफ था, जब वह बाहर डीमन बीस्ट्स का शिकार करने जाएगा तो उसे खास तौर पर यूजफुल स्पीसीज चुननी होंगी। यही तेजी से ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका था। रास्ते में कई स्टूडेंट्स उसे देखकर आपस में फुसफुसा रहे थे और इशारे कर रहे थे। पहले इतनी दूरी से लेई को कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन मॉस्किटो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसकी सेंसेस बेहद तेज हो चुकी थीं। अब सबसे धीमी आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। ज्यादातर लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि उसने एस रैंक टेम्ड बीस्ट छोड़कर मॉस्किटो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कुछ लोग सच में उसके लिए अफसोस कर रहे थे, जबकि कुछ लोग उसकी गिरावट देखकर खुश हो रहे थे। सबको लगता था कि ब्रेकअप ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया है। ली को यह सब सुनकर थोड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन वह लोगों को बात करने से रोक भी नहीं सकता था, इसलिए उसने बस कदम तेज कर दिए और आगे बढ़ गया। तय की गई मीटिंग प्लेस पर पहुंचकर उसने दूर से लिन चिंगशू को देखा। वह हल्के ग्रे कलर के एथलेटिक आउटफिट में थी, जो उसकी खूबसूरत फिगर की हर लाइन को परफेक्टली दिखा रहा था। वहां से गुजरने वाले लोग भी उसे देखकर दोबारा मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। ली ने पास जाकर कहा, सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। लिन चिंगशू ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, मैं ही जल्दी आ गई थी। ये मेरी पहली बार है जब मैं डीमन बीस्ट्स हंट करने जा रही हूं, इसलिए पहले से तैयारी करना चाहती थी। ली ने कहा, तो चलो निकलते हैं। आज का गोल है जितने ज्यादा वाटर एलिमेंट डीमन बीस्ट्स मिलें उन्हें हंट करना, ताकि थ्री टेल्ड फॉक्स की एवोल्यूशन की तैयारी हो सके। हमारे टेम्ड बीस्ट्स अभी इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि क्रिस्टल कोर वाले बीस्ट्स का शिकार कर सकें, इसलिए आज का मेन टास्क है तुम्हारे फॉक्स के साथ साथ मेरे मस्कीटो को भी जल्दी लेवल अप कराना। रास्ते में जो भी स्टूडेंट्स ली और लिन चिंगशू को पहचानते थे, वे हैरानी से रुक जाते। उनकी गॉडेस किसी लड़के के साथ चल रही थी और उससे आराम से बातें कर रही थी। कोई फुसफुसाया, वह लिन चिंगशू है ना? उसके साथ वाला लड़का ली है। क्या उसने अभी अभी लू यान से ब्रेकअप नहीं किया? दूसरा बोला, कहते हैं ब्रेकअप ने उसे बहुत तोड़ दिया, लेकिन मुझे तो वह बिल्कुल ठीक लग रहा है। तीसरा गुस्से से बोला, ये ली मेरी गॉडेस के इतने पास खड़ा होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? एक कोल्ड गॉडेस को उस जैसे वेस्ट में क्या दिखा? चौथा बोला, आखिर मैं उससे किस बात में कम हूं? चारों तरफ से उठती जेलसी और किलिंग इंटेंट लेई साफ महसूस कर सकता था। लिन चिंगशू के एडमायरर्स बहुत ज्यादा थे और यह आगे चलकर जरूर ट्रबल बन सकता था, लेकिन लिन चिंगशू को ऐसी निगाहों की आदत थी, इसलिए उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। आमतौर पर नए टेमर्स ट्रेनिंग ग्राउंड्स में पैसे देकर जाते थे, जहां वे प्रैक्टिस के लिए सूटेबल टेम्ड बीस्ट्स चुन सकते थे, एक सुरक्षित और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। सिर्फ वही टेमर्स जो सच में बहुत गरीब होते, जंगल में जाकर सीधे डीमन बीस्ट से लड़ने का जोखिम उठाते थे। सुरक्षा के लिए लोग आमतौर पर बड़ी टीम बनाकर जाते थे, लेकिन ली और लिन चिंगशू का सिर्फ दो लोगों का ग्रुप उनकी अपनी एबिलिटीज पर बेहद भरोसे का संकेत था। लिन चिंगशू का थ्री टेल्ड फॉक्स काफी शक्तिशाली था। उसके पास 3 अलग अलग एट्रीब्यूट्स के स्किल्स थे और उसका लेवल भी काफी ऊंचा था, इसलिए वह सेम टीयर डीमन बीस्ट्स को 1-on-1 फाइट में हरा सकता था। लिन चिंगशू ऐसा थोड़ा ली की मदद के लिए भी कर रही थी, क्योंकि ली के पास ट्रेनिंग ग्राउंड्स में जाने के लिए पैसे नहीं थे। चलते चलते उसने कहा, अगर हमें कोई डीमन बीस्ट मिले तो तुम ज्यादा से ज्यादा मेरे पीछे रहना। अगर सिचुएशन खराब हो जाए तो तुम पहले भाग जाना। वैसे तुम्हारा मॉस्किटो ब्लड अब्सॉर्ब करके ग्रो करता है ना? क्या डीमन बीस्ट ब्लड के लिए कोई खास रिक्वायरमेंट है? ली ने जवाब दिया, कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं, बस उसका लेवल मेरे से ज्यादा होना चाहिए। इतना कहकर लियर ने ब्लड क्रेविंग डीमन मिजे को समन कर लिया और आसपास के इलाके को स्कैन करना शुरू किया। कुछ ही पलों में कई 100 मीटर के अंदर मौजूद हर डीमन बीस्ट की पोजीशन उसके सामने साफ हो गई। ब्लड की स्मेल से वह उनके स्पीशीज, संख्या और स्ट्रेंथ तक का अंदाजा लगा सकता था। उसने कहा, 3 बजे की डायरेक्शन में लगभग 100 मीटर दूर 2 यूनिकॉर्न वाइल्ड बियर्स हैं और लगभग 300 मीटर आगे ब्लू वुल्व्स का एक पैक भी मौजूद है। जब लेई ने डिटेक्टेड डीमन बीस्ट्स की लोकेशंस लिन चिंगशू को बताई तो वह सच में हैरान रह गई और बोली, तुम्हें यह सब कैसे पता? लेई मुस्कुराया और बोला, मेरा टेम्ड बीस्ट ब्लड के प्रति बेहद सेंसिटिव है। सिर्फ सेंट से ही यह पता लगा सकता है कि आसपास डीमन बीस्ट्स हैं या नहीं।
उनकी संख्या कितनी है और उनकी अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेंथ क्या है। आमतौर पर जंगल में डीमन बीस्ट्स का शिकार करते समय सबसे पहला नियम होता है खतरे से बचना और दूसरा होता है डीमन बीस्ट को ढूंढना। अगर सही टारगेट न मिले तो बहुत समय बर्बाद हो जाता है और अगर अचानक बहुत पावरफुल बीस्ट से सामना हो जाए तो जान का खतरा भी हो सकता है। लेकिन मस्किटो पहले ही डीमन बीस्ट्स की पोजीशन और लेवल डिटेक्ट कर सकता है, जिससे हंटिंग एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। लिन चिंगशू ने सराहना भरे स्वर में कहा, तुम्हारे टेम्ड बीस्ट की एबिलिटी सच में कमाल की है। ये एक टॉप टियर सपोर्ट बन सकता है, बस इसकी स्ट्रेंथ अभी थोड़ी कमजोर है। अभी हमें तुम्हारे मॉस्किटो का लेवल तेजी से बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। ब्लड क्रेविंग डीमन मिक की एबिलिटीज ने सच में लिन चिंगशू की रुचि जगा दी थी। अगर इसे सही तरीके से कल्टीवेट किया जाए तो इसकी यूजफुलनेस की कल्पना करना भी मुश्किल था। स्काउटिंग टूल के रूप में यह लगभग बेजोड़ था। मस्कीटो को ग्रो करने के लिए सिर्फ ब्लड चाहिए था और जितना हाई लेवल बीस्ट का ब्लड होगा उसकी ग्रोथ उतनी तेज होगी। ज्यादातर टेम्ड बीस्ट्स को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस और स्ट्रॉन्गर डीमन बीस्ट्स के फ्लैश और ब्लड से कल्टीवेट किया जाता था, इसलिए मस्कीटो का सिर्फ ब्लड पर सर्वाइव करना भी स्वाभाविक ही था। लिन चिंगशू ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम शुरू से ही सपोर्ट ओरिएंटेड पाथ लेने का सोच रहे हो? लेई हल्का सा मुस्कुराया। मस्किटो की एबिलिटीज इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए सच में परफेक्ट है। पहले यूनिकॉर्न वाइल्ड बियर्स से शुरू करते हैं। ब्लू वुल्व्स हमेशा पैक में चलते हैं और हमारी करंट स्ट्रेंथ से हम दोनों मिलकर भी पूरे पैक को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये कहकर दोनों यूनिकॉर्न वाइल्ड बोर्स की तरफ बढ़ गए। जल्द ही उन्होंने देखा कि दो यूनिकॉर्न वाइल्ड बोर्स आराम से घास चबा रहे थे। ये छोटे नहीं थे। हर एक का वजन लगभग 500 से 600 कैटीज था। उनके लंबे टस्क्स थे और काले ब्रिसल्स ऐसे दिखते थे जैसे स्टील नीडल्स। ये स्पीशीज फिजिकल स्ट्रेंथ और डिफेंस के लिए जानी जाती थी। हालांकि इसके अटैक पैटर्न्स काफी सिंपल होते थे। इनके हॉर्न से वेपन्स बनाए जा सकते थे। हाइट से सॉफ्ट आर्मर और मीट खाना बनाने में इस्तेमाल होता था। सिर से लेकर पूंछ तक हर चीज काम की थी। बस एक ही समस्या थी, इनकी हाइट बहुत मोटी होती थी और डिफेंस बेहद मजबूत, इसलिए इन्हें मारना आसान नहीं होता था। यही कारण था कि यूनिकॉर्न वाइल्ड बोर का मीट काफी महंगा होता था। लिन चिंगशू ने बिना देर किए 3-टेल्ड फॉक्स को अटैक का आदेश दिया। फॉक्स की टेल हल्की सी हिली और उसने मुट्ठी जितना बड़ा फायरबॉल बनाकर बॉर की तरफ फेंका। फायरबॉल टकराते ही फट गया। यूनिकॉर्न वाइल्ड बॉर दर्द से चिल्लाया, लेकिन डैमेज ज्यादा नहीं हुआ, बल्कि इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया और वह सीधे फॉक्स की तरफ दौड़ पड़ा। लेई ने हैरानी से कहा, इसकी हाइट सच में बहुत टफ है। पता नहीं अभी की स्ट्रेंथ में ब्लड क्रेविंग डीमन मिज इसकी डिफेंस को पियर्स कर पाएगा या नहीं। लेकिन लिन चिंगशू को कॉम्बैट का अच्छा अनुभव था और वह बिल्कुल नहीं घबराई। उसने तुरंत आदेश दिया, ब्लेड अटैक इस्तेमाल करो। 3-टेल्ड फॉक्स की टेल हिली और 3 विंड ब्लेड्स निकलकर सीधे बोर पर लगे, जिन्होंने उसकी डिफेंस को आसानी से काट दिया। फिर तुरंत दूसरा अटैक हुआ। विंड ब्लेड्स उसी वूंड पर जबरदस्त ताकत से लगे और यूनिकॉर्न वाइल्ड बोर वहीं मर गया। लेई प्रभावित होकर बोला, सच में ए रैंक टेम्ड बीस्ट है। इसकी अटैक पावर बहुत जबरदस्त है। उसे पहले से पता था कि 3-टेल्ड फॉक्स मजबूत है, लेकिन अपनी आंखों से देखना फिर भी अलग अनुभव था। 3-टेल्ड फॉक्स की असली ताकत यही थी, मल्टीपल अटैक मोड्स और ओपोनेंट की वीकनेस को टारगेट करना। इसके बाद लेई ने मॉस्किटो को फीड करने का आदेश दिया। वह उड़कर बोर के पास गया और गहराई से ब्लड पीने लगा। सिस्टम मैसेज आया, विटैलिटी +4%। लेई ने सोचा, सच में हायर लेवल डीमन बीस्ट ज्यादा वैल्यू रखता है और यह तो अभी आउटर पेरीमीटर है। अंदर जितना गहराई में जाएंगे डिमोन बीस्ट्स का लेवल उतना ही बढ़ेगा। साथ ही लिन चिंगशू का 3-टेल्ड फॉक्स उसकी उम्मीद से भी ज्यादा मजबूत था, इसलिए आज मॉस्किटो को भरपेट ब्लड मिलना तय था। जितने ज्यादा डीमन बीस्ट मिलेंगे और उनका लेवल जितना ज्यादा होगा, उतनी ही संभावना होगी कि उनमें डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन मौजूद हो। भले ही वह ब्लड लाइन बेहद डिल्यूट क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे अक्यूमुलेट होकर मॉस्किटो की पावर को असाधारण स्तर तक पहुंचा सकती थी। लिन चिंगशू ने कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उनका असली उद्देश्य लियर के मॉस्किटो को लेवल अप कराना था। वहीं 3-टेल्ड फॉक्स पास बैठा था, मानो एरिस्टोक्रेट हो, इतना घमंडी कि वह इतने लो लेवल डीमन बीस्ट का फ्लैश खाने को तैयार ही नहीं था। जब मॉस्किटो लगभग भरपेट ब्लड पी चुका तो वह खुद ही रुक गया। लेई ने कहा, इन यूनिकॉर्न वाइल्ड बोर्स को साथ ले चलते हैं। जब मॉस्किटो डाइजेशन पूरा कर लेगा तो फिर से फीड कर सकता है। अभी यह भर चुका है, इसलिए आगे चलते हैं। लिन चिंगशू ने बोर की बॉडीज अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रख लीं। स्टोरेज आइटम्स बेहद महंगे होते थे और आम लोगों की पहुंच से बाहर थे। उनकी कीमत स्टोरेज कैपेसिटी पर निर्भर करती थी। ज्यादातर ऑर्डिनरी टेमर्स के लिए कुछ दर्जन सेंटीमीटर्स की स्टोरेज स्पेस
ही काफी मानी जाती थी, ताकि कुछ कीमती चीजें साथ रख सकें। लेकिन लिंचिंग शू के ब्रेसलेट की कैपेसिटी 100 क्यूबिक मीटर से ज्यादा थी। चाहे वे कितने भी डीमन बीस्ट हंट करें, जगह खत्म होने वाली नहीं थी। तभी आगे बड़ी संख्या में ब्लू वुल्व्स दिखाई दिए। उनमें से कई लगभग लेवल 10 के थे। ली ने तुरंत कहा, हम मिलकर एक वुल्फ को तो मार सकते हैं, लेकिन यह पूरा पैक है। बेहतर होगा कि हम घूमकर अलग हुए टारगेट्स ढूंढें। लिंचिंग शू ने सिर हिलाया। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब उसे ब्लड क्रेविंग डीमन एमाइज की एबिलिटीज पर पूरा भरोसा हो चुका था, इसलिए नेविगेशन पूरी तरह लेई पर छोड़ दी। लेई ने मॉस्किटो को अब्जॉर्ब्ड ब्लड जल्दी डाइजेस्ट करने के लिए कहा और साथ ही आसपास का वाइड रेंज स्कैन शुरू कर दिया। शायद इसलिए कि यूनिकॉर्न वाइल्ड बोर का लेवल ज्यादा था, इस बार डाइजेशन थोड़ा धीमा था, लेकिन इससे मॉस्किटो की फ्लाइट पर कोई असर नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद मेंटल सिग्नल आया। आगे एक स्वॉम्प था जहां बड़ी संख्या में रेन चाइम फ्रॉग्स रहते थे। हालांकि ये फ्रॉग्स ग्रुप में रहते थे, लेकिन हर एक स्वतंत्र तरीके से काम करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये वाटर एलिमेंट डीमन बीस्ट्स थे, जो लिंचिंग शू के 3 टेल्ड फॉक्स की एवोल्यूशन के लिए बेहद उपयोगी थे। लेई ने तुरंत जानकारी दी। बाएं आगे एक स्वॉम्प है, वहां काफी रेन चाइम फ्रॉग्स हैं। उनका लेवल लगभग 8 से 10 के बीच है। हमारे लिए हंट करने के लिए बिल्कुल सही टारगेट्स। लिंचिंग सू की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत उत्साहित हो गई। उसने कहा कि ये सब वाटर एलिमेंट डीमन बीस्ट्स हैं। हाँ, इनका लेवल थोड़ा लो है और क्रिस्टल कोर मिलने की प्रोबेबिलिटी भी कम है, लेकिन अगर संख्या ज्यादा हो तो कुछ कोर्स मिल ही सकते हैं। दोनों जल्दी जल्दी स्वॉम्प की तरफ बढ़े। वहां के रेंज फ्रॉग्स काफी बड़े थे, पूरे ग्रोन बुल फ्रॉग से भी बड़े, और हर कुछ मीटर की दूरी पर बैठे हुए थे। जब भी कोई इंसेक्ट या छोटा बर्ड उनके पास से उड़कर गुजरता, वे अपना मुंह खोलकर वाटर एरो छोड़ते और उसे गिरा देते, फिर अपनी लंबी जीभ बढ़ाकर शिकार को खींच लेते। ज्यादातर समय वे लकड़ी के ठूंठ की तरह बिल्कुल स्थिर बैठे रहते थे। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने एक रेंज फ्रॉग को शिकार करते हुए देखा। उसका वाटर एरो काफी दूर तक मार करता था और डैमेज भी काफी ज्यादा देता था। ली ने कहा कि पहले अकेले अकेले वाले फ्रॉग्स को टारगेट करते हैं। ध्यान रखना कि एक साथ बहुत सारे फ्रॉग्स को अलार्म मत करना, वरना हमारे पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लिंचिंग एक्सू ने सहमति में सिर हिलाया और 3 टेल्ड फॉक्स को अटैक करने का आदेश दिया। 3 विंड ब्लेड्स हवा में घूमते हुए एक रेंज फ्रॉग की तरफ बढ़े। रेन चाइम फ्रॉग ने खतरा महसूस कर तुरंत मुंह खोला और 3 वाटर एरोस छोड़े, जो सच में उन विंड ब्लेड्स को रोक गए। रेंज फ्रॉग की बड़ी बड़ी आंखें अब दोनों की तरफ मुड़ गईं और उसने फिर से वाटर एरोस दागे। लिंच ने आवाज लगाई, 3 टेल्ड फॉक्स की पूंछें हिलीं और उसने पहले से भी बड़े 3 विंड ब्लेड्स छोड़ दिए। दोनों तरफ की स्किल्स हवा में टकराईं और फिर से ड्रॉ हो गया। इतनी बड़ी हलचल से आसपास के रेंज फ्रॉग्स का ध्यान खींच गया और वे धीरे धीरे उसी जगह की तरफ आने लगे। ली ने तुरंत कहा, यह ठीक नहीं है, अभी पीछे हटो। लिंचिंग को पता था कि अगर वे घिर गए तो हार तय है, इसलिए वह लाई के साथ दौड़ पड़ी। जैसे ही वे स्वॉर्म की सीमा से बाहर निकले, रेंज फ्रॉग्स ने पीछा छोड़ दिया। अब उन्हें समझ आया कि रेंज फ्रॉग्स असल में इतने ताकतवर हैं और उन सबको मारना उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। 3 टेल्ड फॉक्स अभी भी लो लेवल का था। वह मुश्किल से 1 on 1 लड़ पाता था, लेकिन 2 या उससे ज्यादा के खिलाफ उसका कोई चांस नहीं था, और एक फ्रॉग से लड़ाई करने पर भी इतना शोर होता कि आसपास के फ्रॉग्स आ जाते। लिंकिंग सुई ने थोड़ा सोचा और कहा कि सेफ रहने के लिए हमें टारगेट बदल देना चाहिए। ये फ्रॉग्स बहुत ज्यादा घनी संख्या में हैं और इनके बीच लड़ना लगभग नामुमकिन है। लेया शुरू से ही सोच रहा था कि रेंज फ्रॉग से कैसे निपटा जाए। अगर मॉस्किटो और 3 टेल्ड फॉक्स सही कोऑर्डिनेशन करें तो अभी भी चांस है। जीतने का एक ही तरीका है कि रेन चाइम फ्रॉग्स को एक एक करके बाहर निकाला जाए। उसने कहा कि तुम्हारे 3 टेल्ड फॉक्स के पास अल्यूर स्किल है, जो थोड़ी देर के लिए रेंज फ्रॉग को स्टन कर सकती है, और मेरे मॉस्किटो के पास पैरालिसिस स्किल है। अगर वह फ्रॉग के पास पहुंच जाए तो उनकी रिएक्शन स्पीड धीमी कर सकता है। अगर वे समय पर 3 टेल्ड फॉक्स की स्किल्स को ब्लॉक नहीं कर पाए तो हम उन्हें एक एक करके खत्म कर सकते हैं। लिंचिंग शू यह सुनकर थोड़ा हैरान हुई और बोली कि तुम्हारे मॉस्किटो के पास तो काफी स्किल्स हैं। लेया ने समझाया कि मॉस्किटो जब स्किन को पियर्स करके ब्लड पीता है तो वह एनेस्थेटिक इंजेक्ट करता है ताकि शिकार को पता ना चले, और मेरा मॉस्किटो भी ठीक वैसे ही काम करता है। लिंचिंग शू ने कहा कि अगर यह प्लान काम कर गया तो हम निश्चित रूप से इन सारे रेन चाइम फ्रॉग्स को खत्म कर सकते हैं। उसने बिना देर किए 3 टेल्ड फॉक्स को एक रेंज फ्रॉग के पास भेजा और अल्यूर स्किल इस्तेमाल कराई। तुरंत रेन चाइम फ्रॉग की आंखों में हल्की पिंक चमक आ गई
और वह 3 टेल्ड फॉक्स को घूरते हुए स्थिर हो गया। तभी ब्लड क्रेविंग डीमन एमआईजे ने मौका पकड़कर पीछे से उड़कर उस रेंज फ्रॉग में भारी मात्रा में एनेस्थेटिक इंजेक्ट कर दिया। उसी समय 3 टेल्ड फॉक्स ने 3 विंड ब्लेड्स एक साथ छोड़े जो 3 रेंज फ्रॉग्स की तरफ गए। इस बार फ्रॉग्स की रिएक्शन धीमी थी और उनके वाटर एरोज निशाने से चूक गए। विंड ब्लेड्स सीधे जाकर उन्हें लगे और तीनों फ्रॉग्स तुरंत मर गए। यह देखकर लिंचिंग सी बहुत खुश हुई और बोली कि तुम्हारा आइडिया कमाल का है। इस तरीके से हम सभी रेन चाइम फ्रॉग्स को साफ कर सकते हैं। चलो इसी तरह जारी रखते हैं। लेयर ने ब्लड क्रेविंग डीमन माइजे को लगातार कोऑर्डिनेशन में फ्रॉग्स को क्लियर करने का निर्देश दिया, जबकि वह खुद डैगर निकालकर उनके सिर चीरकर क्रिस्टल कोर्स ढूंढने लगा। 7 रेनचाइम फ्रॉग्स के सिर खोलने के बाद आखिर उसे सोयाबीन के दाने जितना छोटा वाटर एलिमेंट क्रिस्टल कोर मिला। उसने सोचा कि जैसा उसने अनुमान लगाया था, लो लेवल डीमन बीस्ट्स भी क्रिस्टल कोर्स दे सकते हैं, बस प्रोबेबिलिटी कम होती है। लेकिन यहां इतने सारे फ्रॉग्स हैं कि कुछ दर्जन कोर्स मिलना बिल्कुल संभव है। नॉर्मली हमेशा ठंडी नजरों वाली 3 टेल्ड फॉक्स की आंखें जैसे ही वाटर एलिमेंट क्रिस्टल कोर पर पड़ी, उनमें तीव्र लालसा चमक उठी। उसने उत्सुकता से लिंकिंग शू की तरफ देखा। तभी लाई ने वह क्रिस्टल कोर सीधे 3 टेल्ड फॉक्स की तरफ उछाल दिया और फॉक्स उछलकर उसे एक ही बाइट में निगल गया। सच में जितना हाई रैंक का टेम्ड बीस्ट होता है, उसे पालना उतना ही मुश्किल होता है। 3 टेल्ड फॉक्स को साधारण डीमन बीस्ट के मांस या खून में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ क्रिस्टल कोर्स पर ही प्रतिक्रिया देता था और इतना छोटा कोर भी काफी कीमती था। इससे साफ था कि हाई रैंक टेम्ड बीस्ट को पालना किसी आम परिवार के बस की बात नहीं। क्रिस्टल कोर खाने के बाद 3 टेल्ड फॉक्स पूरे जोश से काम में लग गया और बिना किसी आदेश के खुद ही कोऑर्डिनेशन करने लगा। वह पहले बिविल्डरमेंट स्किल से रेंज फ्रॉग्स का ध्यान खींचता, फिर ब्लड क्रेविंग डीमन में जिन्हें एनेस्थेटाइज करता और उसके बाद हमला होता। इस तरह वेव के बाद वेव रेंज फ्रॉग्स खत्म होते गए। लगभग हर 7 से 8 फ्रॉग्स में से एक छोटा वाटर एलिमेंट क्रिस्टल कोर निकल आता। 3 टेल्ड फॉक्स बड़े संतोष से कोर्स खाता रहा और मॉस्किटो बड़े बड़े घूंट में खून पीता रहा, जिससे उसकी वाइटैलिटी लगातार बढ़ती गई। इसी दौरान लेया को एक नई स्किल भी मिली, वाटर अफिनिटी, जो वाटर एट्रीब्यूट डैमेज को 50% तक कम कर देती है और पानी में पूरी आसानी से मूवमेंट की क्षमता देती है। यह स्किल काफी उपयोगी थी क्योंकि लड़ाई के अलावा साधारण स्विमिंग में भी इससे दूसरों पर एडवांटेज मिल सकता था। आधे दिन की मेहनत के बाद उस इलाके के सारे रेंज फ्रॉग्स साफ हो चुके थे। अब लिंचिंग शू को लेया द्वारा मॉस्किटो को टेम्ड बीस्ट चुनने पर कोई आपत्ति नहीं रही। भले ही मॉस्किटो की अटैक पावर ज्यादा नहीं थी, लेकिन डीमन बीस्ट्स को ढूंढने या असॉल्ट में सपोर्ट देने में उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। अगर उसने एस रैंक क्रिम्सन फ्लेम गोल्डन टाइगर या एज्योर वाटर डिवाइन टर्टल चुना होता, तो शुरुआती स्टेजेस में लेवलिंग शायद इतनी तेज नहीं होती। लिंचिंग सुई ने मन ही मन यह भी तय किया कि वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करेगी। अगर 3 टेल्ड फॉक्स फिर से इवॉल्व कर पाया तो उसके पास एस रैंक टेम्ड बीस्ट बनने का मौका होगा और तभी ली के साथ उसकी पार्टनरशिप अपनी पूरी ताकत दिखा सकेगी। आखिर में लिंचिंग सुई ने कहा, चलो अब किसी नए इलाके में चलते हैं। और लिया ने जवाब दिया, ठीक है, चलो कुछ हायर लेवल डीमन बीस्ट्स ढूंढते हैं जिनका शिकार किया जा सके। तभी थोड़ी ही दूरी से कदमों की आवाज आई और उसके बाद किसी की हैरान आवाज सुनाई दी, यहां के सारे रेंज फ्रॉग्स कैसे मर गए? दोनों ने मुड़कर देखा तो सामने एक छोटा सा स्क्वाड खड़ा था। उन्होंने तुरंत लिया और लिंचिंग शू को देख लिया और पूरे ग्रुप की नजरें उन दोनों पर टिक गईं। लगभग 28 साल का एक आदमी हल्की झुंझलाहट के साथ बोला, तुम दोनों कौन हो? क्या इन सारे रेन चाइम फ्रॉग्स को तुमने मारा है? ली ने शांत स्वर में कहा, क्या आपको हमसे कुछ काम है? हम तो खास तौर पर रेन चाइम फ्रॉग्स का शिकार करने आए थे। हमें उनके कुछ क्रिस्टल कोर्स चाहिए थे, लेकिन हमारी ताकत के हिसाब से तो हम ऑनेस्टली रेंज फ्रॉग्स का मुकाबला भी नहीं कर सकते। इतने सारे को मारना तो दूर की बात है। परेशानी से बचने के लिए लेई ने सीधा झूठ बोल दिया। तभी काले चेहरे वाला एक युवा ठंडे स्वर में बोला, अगर तुम सिर्फ लो रैंक्ड टेमर्स हो तो तुमने इन रेन चाइम फ्रॉग्स की लाशें बेचने के लिए क्यों नहीं उठाई? तुम दोनों ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, इन रेंज फ्रॉग्स को तुमने ही मारा है। सारे क्रिस्टल कोर्स हमें दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। सिर्फ ली और लिंकिंग शू की उम्र देखकर ही साफ था कि वे अभी अभी टेमर्स बने हैं। उनका लेवल ज्यादा नहीं था, फिर भी उन्होंने इतने सारे रेन चाइम फ्रॉग्स मार दिए थे।
ऐसा सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता था। उन्होंने जरूर कोई खास टूल या ऐसा टेम्ड बीस्ट इस्तेमाल किया होगा जो रेंज फ्रॉग्स को काउंटर कर सके, और लगभग तय था कि उन्होंने काफी क्रिस्टल कोर्स इकट्ठा किए होंगे। लाई चुपचाप सतर्क खड़ा रहा और लिंचिंग की तरफ एक नजर डालकर उसे भी लड़ाई के लिए तैयार रहने का इशारा किया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखते हुए बोला, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसा नहीं है कि हम रेन चाइम फ्रॉक्स की लाशें उठाना नहीं चाहते थे, बल्कि हमारा स्टोरेज स्पेस सीमित है और हम उन्हें वापस नहीं ले जा सकते थे। और अगर हम जंगल में इस तरह एक दो लाश भी साथ ले जाते तो खून की गंध मॉन्स्टर्स को खींच लाती, जो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाती। ली की यह बात पूरी तरह तर्कसंगत थी, और यह बात उनकी टेक्स्ट बुक्स में भी लिखी थी कि खून की गंध आसपास के डीमन बीस्ट्स को आसानी से आकर्षित कर लेती है। अगर कोई लो लेवल डीमन बीस्ट आ जाए तो उसे संभालना आसान होता है, लेकिन अगर कोई हाई लेवल डीमन बीस्ट खिंचकर आ गया और उससे निपटना संभव न हुआ तो जान भी जा सकती है। पर्याप्त ताकत के बिना कोई भी ऐसा जोखिम नहीं उठाता, लेकिन चाहे ले कितना भी समझाता, वे लोग उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इस शिकार की तैयारी में काफी समय लगाया था और खाली हाथ लौटना नहीं चाहते थे। उनमें से एक ने कहा, अगर जाना है तो जाओ, लेकिन पहले हम तुम्हारे सारे स्टोरेज आइटम्स की तलाशी लेंगे। हमारे सामने कोई चाल चलने की कोशिश मत करना, वरना हमें हॉस्टिल होने के लिए दोष मत देना। अब काले चेहरे वाला युवक दिखावे की शालीनता छोड़ चुका था। उसके मन में साफ था कि चाहे एल्ली और लिंचिंग शू के पास रेन चाइम फ्रॉग के क्रिस्टल कोर्स हों या नहीं, लिन शिंग शू सिर से पैर तक महंगे कपड़े पहने हुई थी और साफ दिख रहा था कि उसका बैकग्राउंड अमीर है। अगर क्रिस्टल कोर्स नहीं भी मिले तो भी उन्हें लूटने से कुछ नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लिया का धैर्य अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने चेतावनी देते हुए कहा, हम हाई चैन हाई स्कूल के छात्र हैं, इसलिए सोच समझ कर तय करो कि तुम किसे लूटने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यह सुनकर वे लोग हंस पड़े। तो क्या हुआ अगर तुम हाई चेन हाई स्कूल से हो? यहां जंगल में शिकार करते वक्त लोग अक्सर मर जाते हैं, यह बिल्कुल सामान्य बात है। लिंचिंग शू की खूबसूरत आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई दिन दहाड़े डकैती और हत्या की कोशिश करेगा। उसने ठंडे स्वर में कहा, कितने घमंडी हो तुम लोग। पहले यह सोच लो कि क्या सच में हमें लूटने की ताकत रखते हो। तभी उनमें से एक हंसते हुए बोला, अरे ये लड़की तो काफी खूबसूरत है। उम्मीद नहीं थी कि इसका स्वभाव इतना तेज होगा, लेकिन मुझे तो ऐसे ही लोग पसंद हैं। अगर तुम अच्छे से सहयोग करोगी तो शायद तुम्हें जिंदा छोड़ दें, लेकिन अगर लड़ने की कोशिश की तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। एक पल में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया और उन्होंने अपने टेम्ड बीस्ट्स भी बुला लिए। यह देखकर ली का दिल बैठ गया, क्योंकि उनके सारे टेम्ड बीस्ट्स लगभग लेवल 20 के आसपास थे। ऐसे में उनसे लड़ना कैसे संभव था? अब समझ आया कि वे लोग शुरू से इतने बेखौफ क्यों थे, क्योंकि वे आसानी से हत्या करके गवाहों को खत्म कर सकते थे। ली अभी लिनिंगशू से कुछ कहने ही वाला था कि वह उसके पास आकर धीमे स्वर में बोली, मैं इन्हें रोकती हूं, तुम भाग जाओ। लेई ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, तुम अकेले इन सबका सामना नहीं कर पाओगे। साफ था कि उसकी ताकत को अभी भी कम आंका जा रहा था। पूरे दिन के शिकार के दौरान मस्कीटो को लगातार खून पीने का मौका मिला था और उसका लेवल तेजी से बढ़ गया था। मस्कीटो पहले ही लेवल 10 पार कर चुका था और टैलेंट फीडबैक की वजह से ली की अपनी एबिलिटीज भी काफी बढ़ गई थी। सीधे टकराव में अभी भी उसके लिए जीत आसान नहीं थी, लेकिन इन लोगों को यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी कॉम्बैट पावर अब वॉरियर्स के बराबर पहुंच चुकी है। लिया ने धीरे से कहा, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो मेरी योजना के अनुसार चलो, हम इन्हें जरूर हरा सकते हैं। लिंचिंग शू को उस पर पूरा भरोसा था और उसने तुरंत हामी भर दी। ठीक है, तुम उनका ध्यान भटकाओ, मैं भागने का नाटक करके पीछे से घात लगाकर हमला करूंगी। लेगी ने कहा, बस इतना कर दो कि उनके टेम्ड बीस्ट्स का ध्यान बढ़ जाए, फिर मुझे भरोसा है कि हम जीत सकते हैं। लिन शिंग शू ने कहा, अगर तुम्हें भरोसा है तो हम तुम्हारे तरीके से ही करेंगे। लाइनिंग शू ने दुश्मनों को पास आते देखा और बिना झिझक थ्री टेल्ड फॉक्स को हमला करने का आदेश दे दिया। थ्री टेल्ड फॉक्स का हमला उम्मीद के मुताबिक बेहद ताकतवर था। विंड ब्लेड्स और फायरबॉल एक साथ छोड़े गए और उनकी फायर पावर बेहद भयानक थी। लिंचिंग शू ने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे वह लड़ाई हार रही हो और जोर से चिल्लाई, भागो, जाकर मदद लाओ। ले बिना कुछ कहे मुड़कर भाग गया, जिससे उन्हें लगा कि वह सच में लड़ नहीं सकता और बचने की कोशिश कर रहा है। काले चेहरे वाला युवक गुस्से में चिल्लाया, मौत ढूंढ रहे हो तुम लोग। उसका टेम्ड बीस्ट एक पाइथन था। पाइथन ने अपनी पूंछ घुमाकर सामने दीवार की तरह रोक दी और फायरबॉल व विंड ब्लेड्स को पूरी तरह रोक दिया। उसके शरीर पर बस
कुछ हल्के निशान ही बने। वह घमंड से बोला, क्या तुम्हें लगता है कि इतनी कमजोर ताकत से तुम मुझसे लड़ सकते हो? तुम्हारे टेम्ड बीस्ट का टैलेंट बुरा नहीं है, लेकिन वह मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अगर मरना नहीं चाहते तो अभी सरेंडर कर दो, वरना मुझसे दया की उम्मीद मत रखना। लिंचिंग शू ने ठंडी हंसी के साथ कहा, इतना घमंड मत करो। हो सकता है हमारे स्कूल के लोग पास ही हों और शोर सुनकर मदद के लिए आ रहे हों। दिन दहाड़े हत्या और डकैती की कोशिश कर रहे हो, इसके परिणाम के बारे में सोच लो। वह युवक हंसते हुए बोला, मरने वाली हो और फिर भी जुबान चला रही हो। मैं तो तुम्हें आसानी से छोड़ने वाला था, लेकिन अब लगता है कि हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कोई सबूत ही न बचे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि लाइनिंग शू इसलिए इतनी बहादुरी से लड़ रही है क्योंकि उन्हें क्रिस्टल कोर्स मिल चुके हैं, इसलिए वे और भी ज्यादा बेरहमी से हमला करने लगे। काले चेहरे वाले युवक ने आदेश दिया, जाओ उस लड़के को वापस पकड़ कर लाओ। और फिर वह पूरी ताकत से लाइनिंग जो पर हमला जारी रखने लगा। थ्री टेल्ड फॉक्स भी अब पूरी तरह उग्र हो चुका था। उसने एक बेहद बड़ा फायरबॉल बनाकर पाइथन की तरफ फेंक दिया। पाइथन ने उसके अंदर की भयानक शक्ति महसूस की और सीधे टकराने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत एक तरफ हट गया। थ्री टेल्ड फॉक्स ने बहुत सारे क्रिस्टल कोर्स एब्जॉर्ब किए थे, इसलिए उसके अंदर ऊर्जा भरपूर थी और वह लगातार एक के बाद एक फायरबॉल छोड़ने लगा। उसने सच में पाइथन को अपने पास आने ही नहीं दिया। लाइनिंग ने तुरंत आवाज लगाई, थ्री टेल्ड फॉक्स, इन्हें यहीं रोके रखो। उसका इरादा था कि वह पांचों लोगों को यहीं उलझा कर रखे और ली के लिए समय खरीद सके। थ्री टेल्ड फॉक्स लगातार फायरबॉल्स फेंकते हुए साथ साथ विंड ब्लेड्स भी चला रहा था ताकि वे लोग पास ना आ सकें। लियंग अभी ली का पीछा करने ही वाला था कि अचानक एक विंड ब्लेड सीधे उसके सिर की तरफ आया और वह घबराकर तुरंत पीछे हट गया। गुस्से से उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने साथी पर चिल्लाकर कहा, तुम कैसे रोक रहे हो? वह मुझे लगभग मार ही देती। फिर उसने दांत भींचकर कहा, उस लड़की का टेम्ड बीस्ट जरूर हाई रैंक का है, इससे निपटना आसान नहीं है। सब लोग साथ में हमला करो और पहले उसे खत्म करो। वैसे भी हमारे पास परस्यूट टाइप टेम्ड बीस्ट्स हैं, वह लड़का ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। काले चेहरे वाले युवक को उम्मीद नहीं थी कि लेवल एडवांटेज होने के बावजूद लिन शिंगू उसे दबा देगी और यह उसके लिए बेहद शर्मनाक था। वे लोग पहले भी कई बार अकेले यात्रियों को लूटकर मार चुके थे, इसलिए यह बात किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए थी। 5 लोगों के एक साथ हमले से लिंचिंग शोए पर दबाव अचानक कई गुना बढ़ गया, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। वह लड़ते लड़ते लगातार पीछे हटती रही ताकि वे लोग उसे चारों तरफ से घेर न सकें। बाकी लोगों के टेम्ड बीस्ट्स या तो फिजिकल अटैक करते थे या सिंगल टारगेट स्पेल्स चलाते थे, लेकिन लिंकिंग शू का थ्री टेल्ड फॉक्स एक साथ फायरबॉल और विंड ब्लेड दोनों इस्तेमाल कर सकता था। उसकी ताकत ही नहीं बल्कि अटैक स्पीड भी बहुत तेज थी और वह अकेले 5 दुश्मनों को रोककर खड़ा था। समय जितना खिंचता जा रहा था, वे लोग उतने ही बेचैन होते जा रहे थे क्योंकि इतनी तेज लड़ाई आसपास के लोगों का ध्यान खींच सकती थी। अगर कोई आ गया तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाते, क्योंकि छात्रों पर हमला करने का मतलब था कि उनके पीछे पूरी खोज शुरू हो जाएगी। काले चेहरे वाला युवक झुंझलाकर बोला, मुझे विश्वास नहीं होता कि एक स्टूडेंट हम सबको रोक सकता है। अब कोई दया मत दिखाओ, पूरी ताकत से हमला करो। अगर एक भी भाग गया तो मदद लेकर वापस आएगा और यह हमारे लिए ठीक नहीं होगा। उस समय सभी की नजरें पूरी तरह लिंचिंग शू पर थीं। उसी बीच ली ने अपनी स्पीड पूरी सीमा तक बढ़ाई और चुपचाप घूमकर उन 5 के पीछे पहुंच गया। जब उसे यकीन हो गया कि किसी ने उसे नहीं देखा, उसने मस्किटो को हमला करने का आदेश दिया। सबसे पीछे खड़ा आदमी मस्किटो की भनभनाहट सुनकर उलझन में मुड़ा ही था कि इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मस्किटो का लंबा माउथ पार्ट सीधे उसके गले में धंस गया और एनेस्थेटिक उसके शरीर में चला गया। उसका शरीर तुरंत अकड़ गया और उसका नियंत्रण खत्म हो गया। मॉस्किटो का हमला जानलेवा नहीं था, लेकिन उसने उसकी मूवमेंट लगभग खत्म कर दी। लिया ने मौका पकड़कर आगे छलांग लगाई और अपने मुक्के से उसके चेहरे पर जोरदार वार किया। अचानक हुई इस हलचल से बाकी लोग चौंक गए। उन्होंने देखा कि जो लाई भाग गया था वह अचानक लौटकर हमला कर रहा है। इससे वे हैरान भी थे और गुस्से में भी। लिया ने पहले आदमी को गिराया और तुरंत दूसरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन वह आदमी घबराया नहीं बल्कि उसकी आंखों में क्रूर चमक उभरी। उसने हाथ घुमाकर अपना दूसरा टेम्ड बीस्ट बुला लिया, 1-1 मीटर से भी लंबी छिपकली जिसके शरीर पर मोटी आर्मर्ड प्लेट्स थीं और आधे बाहर निकले नुकीले दांत उसे बेहद डरावना बना रहे थे। वह हंसते हुए बोला, एक बार घात लगाकर हमला कर लिया तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वही चाल बार बार चलेगी? उसने छिपकली को ली पर काटने का आदेश दिया,
लेकिन लायाई ने बचने की कोशिश नहीं की। उसने सीधे एक जोरदार किक छिपकली के जबड़े पर मारी। उस जबरदस्त ताकत से छिपकली पलटकर दूर जा गिरी। यह देखकर उस आदमी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसकी छिपकली बी रैंक थी और उसकी कॉम्बैट पावर बिल्कुल मजाक नहीं थी। भले ही अभी उसका लेवल बहुत ऊंचा न था, फिर भी वह आसानी से किसी सामान्य इंसान को संभाल सकती थी। फिर लाई ने न केवल उसे डॉज किया बल्कि एक ही किक में उसे पलट दिया। उस किक में कम से कम 200-300 कैटीज की ताकत थी। एक टेमर के पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, ली सीधे उसी आदमी की तरफ बढ़ गया। इतनी नजदीक दूरी पर बचना नामुमकिन था। ली का एक मुक्का पड़ा और वह आदमी उड़कर दूर जा गिरा। जमीन पर कई बार लुढ़का और उसकी आंखें उलट गईं। वह तुरंत बेहोश हो गया। अब बाकी 3 लोगों ने भी अपने दूसरे टेम्ड बीस्ट्स बुला लिए और दांत पीसकर बोले, आज तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। वे लोग लेवल 20 तक पहुंच चुके थे और हर किसी के पास 2 टेम्ड बीस्ट्स थे। उन्हें लगता था कि साथ मिलकर वे अजेय हैं, लेकिन आज हालत उलटी पड़ रही थी। लेया ने उनकी धमकियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह मुस्कुराया, हाथ हिलाया और बोला, जरा अपने पीछे भी देख लो। लिन शिंगू को डर था कि वे सब लिए पर टूट पड़ेंगे, इसलिए उसने 3 टेल्ड फॉक्स को पूरी ताकत से हमला जारी रखने को कहा। काले चेहरे वाला युवक चिल्लाया, ध्यान दो, तुम तीनों संभलो, टेम्ड बीस्ट्स को बांटो, कुछ लिनशिंग को रोके और कुछ लिए को। अब तक उनकी डकैतियां हमेशा आसानी से सफल होती थीं। शिकार या तो बिना लड़े अपना सामान दे देते थे या मार दिए जाते थे, लेकिन आज की लड़ाई किसी बुरे सपने जैसी थी। सामने सिर्फ 2 लोग थे, वह भी बिना किसी हाई लेवल पावर के। फिर भी उनसे निपटना इतना मुश्किल हो रहा था। एक पल की लापरवाही में उनके 2 आदमी पहले ही गिर चुके थे। लाई यी ने उनके टेम्ड बीस्ट्स पर हमला किया ताकि उनका ध्यान उसकी तरफ जाए, और उसी समय ब्लड क्रेविंग डीमन माइस बिजली की गति से उन तीनों की तरफ उड़ गया। काले चेहरे वाले युवक ने मस्कीटो को आते देखा और तिरस्कार से बोला, एक मच्छर भी मुझ पर हमला करेगा, मर जा। उसने हाथ उठाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन ब्लड क्रेविंग डीमन मिज पास आते ही एक विंड ब्लेड और एक छोटा फायर बॉल बना चुका था। उसका लेवल कम होने की वजह से उनकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी। अगर सामने कोई टेम्ड बीस्ट होता तो शायद वह बचने की भी कोशिश न करता, लेकिन यहां निशाना एक इंसान था। एक टेमर का शरीर बस थोड़ा ही मजबूत होता है, इसलिए सबसे कमजोर विंड ब्लेड या फायर बॉल भी उसे मारने के लिए काफी होता है। काले चेहरे वाला युवक चौंक गया और जल्दी से हाथ पीछे खींचकर बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी गति मॉस्कीटो की उड़ान से तेज नहीं थी। मॉस्कीटो का लंबा माउथ पार्ट सीधे उसकी गर्दन के पीछे धंस गया और भारी मात्रा में एनेस्थेटिक उसके शरीर में चला गया। उसकी आंखें फैल गईं, गले से अजीब सी आवाज निकली, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसके चारों हाथ पैर सुन्न हो गए और लगभग पूरी तरह बेकार हो गए। लिया ने मौका पकड़कर आगे बढ़ते हुए एक मुक्का मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसने बाकी दोनों को भी उसी तरह गिरा दिया। यह पहली बार था जब लिनचिंग शुआ ने ली को लड़ते देखा था। वह हैरान होकर बोली, ली, तुम वॉरियर कब बन गए? ली कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैंने चुपचाप खुद ही ट्रेनिंग की थी। ध्यान आकर्षित न हो इसलिए कभी किसी को नहीं बताया, और अब देखो उन्हें पूरी तरह सरप्राइज मिल गया। उसकी योजना शानदार तरीके से काम कर गई। ली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि अगर इन लोगों को पहले से पता होता कि मैं ड्यूअल क्लास हूं तो हमें इतनी आसानी से जीत नहीं मिलती। अब मुझे समझ आ गया है कि तुमने मॉस्कीटो को कंट्रैक्ट क्यों किया। पीछे मुड़कर देखता हूं तो तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था। यह सुनकर लिन शिंग शू पूरी तरह प्रभावित हो गई। अब तक सबने ली को कम आंका था। ज्यादा से ज्यादा लोग उसे एक मजबूत सपोर्ट टाइप टेमर मानते थे, लेकिन सबकी सोच गलत निकली। इससे लाइनिंग शू के अंदर भी एक नई आग जल उठी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, वरना वह ली की रफ्तार से पीछे रह जाएगी। उधर जो काले चेहरे वाला युवक गिराया गया था वह बिल्कुल खुश नहीं था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आज की हार मैं मानता हूं, बस हमें जाने दो और हम मान लेंगे कि यहां कुछ हुआ ही नहीं, नहीं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें दोनों को कभी नहीं छोड़ेगी। ली ने तिरस्कार से कहा, मरने के कगार पर खड़े होकर भी तुम बकवास कर रहे हो, और उसे एक जोरदार लात मार दी। वह युवक दांत भींचकर बोला, अगर तुमने मुझे छू भी लिया तो तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। मैं ब्लैक वल्फ मर्सिनरी कॉर्प्स से हूं। ली और लिंचिंग ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत एक ही नतीजे पर पहुंचे। अब किसी तरह का समझौता संभव नहीं था। अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो वे जरूर बदला लेने वापस आएंगे। सबसे सुरक्षित तरीका यही था कि कोई सबूत ही न छोड़ा जाए, जैसे इन लोगों से कभी मुलाकात हुई ही ना हो। ली ने ठंडे स्वर में कहा, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अब तुम्हें मारना ही सबसे सुरक्षित रहेगा। आखिर यहां किसी ने कुछ देखा भी नहीं है। यह सुनकर काले चेहरे वाला युवक
सच में डर गया। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ये दोनों इतने निर्दयी होंगे। वह तुरंत गिड़गिड़ाने लगा, कृपया हमें छोड़ दो, हमारे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा है, हम कसम खाते हैं कि कभी बदला लेने नहीं आएंगे। लेकिन लेई ने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने ब्लड क्रेविंग डीमन एमआईजे को आदेश दिया कि फायरबॉल इस्तेमाल करके सबको जला दे ताकि कुछ भी पीछे न बचे। इसके बाद लिंचिंग अपने मन का सवाल रोक नहीं पाई। उसने पूछा, तुम्हारा मॉस्किटो आखिर किस रैंक का है? इसके पास इतने सारे स्किल्स कैसे हैं? अगर यह लोएस्ट ग्रेड टेम्ड बीस्ट होता तो इसके पास शायद ही कोई अटैक होता। आमतौर पर तो मॉस्किटो के काटने से बस एक छोटा सा सूजन ही होता है, लेकिन ब्लड क्रेविंग डीमन एमआईजे सिर्फ 2 दिनों में ही साफ तौर पर बड़ा हो गया है और उसने कई अलग अलग स्किल्स भी दिखा दिए हैं। मेरे 3 टेल्ड फॉक्स के पास भी सिर्फ 3 स्किल्स हैं। यह सच में विश्वास करना मुश्किल है। लिया को लिन चिंगसू के स्वभाव पर पूरा भरोसा था। जब उसने उसके साथ टीम बनाने का फैसला किया था तभी समझ गया था कि कुछ राज कभी ना कभी सामने आ ही जाएंगे। लाइजी ने कहा, यह उसकी खास एबिलिटी है। खून अब्जॉर्ब करने से वह स्किल्स हासिल कर सकता है। जैसे वाटर एलिमेंट डीमन बीस्ट का खून पीने के बाद उसने वाटर एरो सीख लिया। ये कहते हुए उसने ब्लड क्रेविंग डीमन एमआईजे से वह स्किल दिखाने को कहा। हालांकि उसकी ताकत रेंज फ्रॉग वाले वर्जन से काफी कमजोर थी, फिर भी यह देखकर लिन चिंगशू की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। उसने पहले कभी ऐसा टेम्ड बीस्ट नहीं सुना था जो लगातार नए स्किल्स सीख सकता हो और उन स्किल्स को लेवल अप करके और भी ताकतवर बना सकता हो। अगर ऐसा सच में संभव था तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेम्ड बीस्ट बन सकता है? इतनी शांत स्वभाव की होने के बावजूद वह उस पल अपना संतुलन बनाए नहीं रख पाई। लिन चिंगशू को आखिर समझ आ गया कि लेया ने एस रैंक टेम्ड बीस्ट छोड़कर मॉस्किटो क्यों चुना था। क्या यह मॉस्किटो एस रैंक से भी आगे या सेक्रेड रैंक से भी ऊपर पहुंच सकता है? लाई ने सिर हिलाकर कहा, मैं पक्का नहीं कह सकता। ऐसा कोई उदाहरण पहले कभी नहीं मिला। यह मॉस्किटो बिल्कुल सामान्य नहीं है। यह खून अब्जॉर्ब करके स्किल्स हासिल करता है और उसी से इवॉल्व भी करता है। लेकिन यह आखिर किस लेवल तक पहुंच सकता है या इसकी कोई सीमा है भी या नहीं, यह मुझे नहीं पता। इसे चुनना पूरी तरह उसके टैलेंट पर लगाया गया एक गैम्बल था। लाइनिंग शी की नजरें दृढ़ हो गईं। उसने कहा, अगर यह कभी एस रैंक तक भी ना पहुंचे तब भी इसके ये टैलेंट स्किल्स ही इसे असाधारण बनाते हैं। कम से कम तुम एक बेहद शक्तिशाली टॉप टियर सपोर्ट टेमर तो बन ही सकते हो। और मैं अब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और भी मेहनत करूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी। ये कहते हुए लाइनिंग शी के गालों पर हल्की सी लाली आ गई, लेकिन लेई ने इस बात का कोई खास मतलब नहीं निकाला। लिंचिंग हाइचन के बड़े परिवारों में से एक से थी और बेहद खूबसूरत भी थी। वह उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? उसका दोस्त होना ही उसके लिए काफी था। ली ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, अब से हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। स्काउटिंग मैं संभालूंगा और साथ मिलकर रास्ते में आने वाली हर चीज को पार करेंगे। लिंचिंग ने महसूस किया कि ली उसकी बातों के पीछे छिपी भावना को बिल्कुल नहीं समझ पाया। उसने राहत की एक धीमी सांस ली, लेकिन साथ ही दिल में हल्की सी निराशा भी थी। फिर उसने सोचा कि यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि लाई अभी हाल ही में ब्रेकअप से गुजरा था और उसका ध्यान अभी उस तरफ जाने वाला नहीं था। कुछ देर बाद उसने कहा, चलो आगे चलते हैं और नए टारगेट्स ढूंढते हैं। दोनों ज्यादा दूर नहीं गए थे कि अचानक ली रुक गया। ब्लड क्रेविंग डीमन एमआईजे ने मेंटल लिंक के जरिए कुछ जानकारी भेजी थी। लिन चिंगू ने उसकी बदलती अभिव्यक्ति देखकर पूछा, क्या हुआ, कुछ मिला? ली ने धीरे से कहा, आगे एक छोटा स्क्वाड है। उनकी मूवमेंट्स थोड़ी अजीब लग रही हैं। वे लगभग 800 मीटर दूर हैं और कुल 7 लोग हैं। लगता है उन्हें शिकार के लिए कुछ खास मिल गया है। क्या हम जाकर देखना चाहेंगे? लिंचिंग शुअर ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, यह ठीक नहीं लगता। हम यहां शिकार करने आए हैं, किसी और का टारगेट छीनने नहीं। जंगल में जहां शिकार पहले से ही खतरनाक था, वहां दूसरे ग्रुप से टकराव मोल लेना समझदारी नहीं थी। लेकिन ली ने कहा, पहले उनका पीछा करके देख लेते हैं, फिर फैसला करेंगे। हम उनका शिकार नहीं छीनेंगे। अगर हमें कोई पावरफुल डीमन बीस्ट मिल गया तो मुझे बस इतना चाहिए कि मॉस्किटो थोड़ा सा उसका खून ले सके। ऐसे शक्तिशाली डीमन बीस्ट्स बहुत कम मिलते हैं और अगर मिल भी जाइए तो हमारी ताकत अभी उन्हें हराने के लिए काफी नहीं हो सकती। लेकिन जब वे लोग उससे लड़ेंगे तो वह डीमन बीस्ट जरूर बुरी तरह घायल होगा और उस दौरान मॉस्किटो अगर चुपके से थोड़ा खून ले ले तो कोई समस्या नहीं होगी। ली की यह दलील सुनकर लिन शिंगवा तुरंत मान गई और दोनों तेजी से उस हंटिंग पार्टी का पीछा करने लगे। जब वे करीब पहुंचे और ग्रुप के चेहरों व कपड़ों को साफ देखा तो दोनों चौंक गए। वे हान ग्लैन के लोग थे। ली के अंदर गुस्सा उबल पड़ा।
पहले ही हान चेन उसकी गर्लफ्रेंड छीन चुका था और ऊपर से उसने लेगिस को भेजकर ली को परेशान भी कराया था। यह हद से ज्यादा था और लाई यह हिसाब ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। अब जब हान क्लैन के लोग खुद सामने मिल गए थे तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर उनके लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी कर दी जाए। लिंचिंग शुई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह समझ चुकी थी कि ली ये क्या करने वाला है। हान क्लैन के लिए उसके मन में भी कोई खास अच्छी भावना नहीं थी, इसलिए अगर लाई उनसे बदला लेना चाहता था तो वह उसे रोकने वाली नहीं थी। इसलिए दोनों चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगे। ली ने धीरे से कहा, सावधान रहना, उनके पास डिटेक्शन टाइप टेम्ड बीस्ट है, हम आसानी से पकड़े जा सकते हैं। ली थोड़ा और पास गया और तुरंत लिनशिंग शू को खींचकर एक पेड़ के पीछे छिपा दिया। ब्लड क्रेविंग डीमन मिच पीछे पीछे उड़ रहा था, इसलिए उनके पकड़े जाने की संभावना कम थी। ली ने धीमे स्वर में कहा, ये लोग काफी ताकतवर हैं, इनमें एक लेवल 40 का भी है। मुझे लगता है अभी यह थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा है। लिनशिंग शू को सच में डर लग रहा था कि कहीं वे मारे न जाए। आखिर वे जंगल में थे और यहां स्टूडेंट होने से कोई सुरक्षा नहीं मिलने वाली थी। ली ने शांत होकर कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। हम दूरी बनाकर बस देखते रहेंगे और तभी कदम उठाएंगे जब हमें पूरा भरोसा होगा। लिंचिंग शुअर ने गंभीर होकर कहा, ली तुम्हें अपनी बात पर टिके रहना होगा। ली मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। लिंचिंग शुअर चुप हो गई, लेकिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अगर वे पकड़े भी गए तो वह ली को पहले सुरक्षित निकाल देगी। हान क्लैन उसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा, बस ले बचकर निकल जाए वही सबसे जरूरी था। वे लोग उस ग्रुप का 1 घंटे से ज्यादा समय तक पीछा करते रहे। वह हंटिंग पार्टी बार बार रुकती, जमीन पर निशान देखती, फिर आगे बढ़ती। कुछ देर बाद अचानक उनकी चाल तेज हो गई। एक हायना उनके आगे आगे दौड़ रहा था और बाकी लोग उसके पीछे तेजी से चल रहे थे। ली ने धीमे से कहा, लगता है इन्हें अपना टारगेट मिल गया है, हम सही थे। आगे जरूर कोई पावरफुल डीमन बीस्ट है। लियर का उत्साह बढ़ता जा रहा था। हान क्लान के लोग जरूर किसी भयानक डीमन बीस्ट से लड़ने वाले थे। उन्होंने लेवल 40 का एक्सपर्ट भी साथ लाया था, इसका मतलब वह डीमन बीस्ट बिल्कुल कमजोर नहीं होगा। अगर मॉस्किटो को उस तरह के बीस्ट का खून मिल गया तो शायद वह इवॉल्व होकर पूरी तरह बदल जाए। ली मन ही मन सोच रहा था कि सबसे अच्छा नतीजा यह होगा कि दोनों पक्ष एक दूसरे को बुरी तरह घायल कर दें, फिर वह और लिंचिंगजू अपना फायदा उठा सकेंगे। वैसे भी हान चेन से उसका रिश्ता पहले ही बिगड़ चुका था, अब उन्हें कोई रियायत देने की जरूरत नहीं थी। तभी अचानक हवा में एक भयानक भेड़िए की हुआ गूंज उठी और जमीन तक कांप गई। दूर बैठे पक्षी एक साथ उड़कर आसमान में बिखर गए। लियाई और लिंकिंग शुअर दोनों को लगा जैसे उनके सीने में खून और चीज जोर से उछल गया हो। उन्हें लगा जैसे भूकंप आ गया हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक जैसा सदमा था। यह आखिर किस तरह का डिमन बीस्ट था? आवाज भेड़िए जैसी थी, लेकिन किस भेड़िए में इतनी ताकत हो सकती है? कम से कम यह एक वुल्फ किंग तो जरूर था। तभी लेई को अचानक समझ आया और उसने कहा, वुल्फ किंग अभी बच्चे दे रहा है और ये कोई लो लेवल वुल्फ किंग नहीं है, ये लोग उसके पप्स के पीछे आए हैं। हान क्लैन ने सच में बहुत सोच समझकर योजना बनाई थी। शायद वे हान चेन के अगले बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी कर रहे थे। स्पिरिट बीस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के 2 तरीके होते थे। पहला तरीका समनिंग था, जो सीधे टेम्ड बीस्ट की रैंक की सीमा और टेमर की अंतिम क्षमता तय कर देता था। लेकिन जब कोई टेमर लेवल 20 पर पहुंचकर दूसरा बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करता था, तब एक और तरीका भी खुल जाता था। जिनके पास पैसे नहीं होते वे दूसरे बीस्ट के लिए भी समनिंग पर ही दांव लगाते, लेकिन उस समन किए गए बीस्ट की रैंक कभी पहले बीस्ट से ऊपर नहीं जा सकती थी। बाद में टेमर्स ने खोजा कि दूसरा बीस्ट एक अलग तरीके से भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। नवजात डीमन बीस्ट के बच्चे को चुनकर उसे पालना और उसके साथ बॉन्ड बनाना। जब टाइमर लेवल 20 तक पहुंच जाता है, तब उस डीमन बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इस तरीके से टेमर सबसे ताकतवर स्पीशीज के डीमन बीस्ट को चुन सकता है और समनिंग की सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। हनचन का पहला टेम्ड बीस्ट पहले से ही वुल्फ टाइप था। अगर वह दूसरी बार भी वुल्फ टाइप बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करे तो सफलता की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती। साफ था कि हान क्लैन ने हान चेन के भविष्य के लिए काफी दूर तक सोचा था और खास तौर पर वुल्फ किंग के बच्चे तक ढूंढ निकाले थे। अभी उस वुल्फ किंग की एग्जैक्ट स्पीशीज पता नहीं थी, लेकिन उसकी हुआ से साफ था कि वह बेहद शक्तिशाली है। ब्लड क्रेविंग डीमन एमआईजे आगे उड़कर जानकारी लेने गया और थोड़ी देर बाद लौट आया। हन क्लैन के लोगों ने बिल्कुल सही समय चुना था। अभी वुल्फ किंग सबसे कमजोर अवस्था में था, क्योंकि उसने अभी अभी बच्चे दिए थे।
यह उसे मारने का सबसे सही मौका था और वह कोई साधारण नहीं बल्कि एक बेहद दुर्लभ विंग्ड वुल्फ किंग था, पीके टियर का डीमन बीस्ट। यह सुनकर लिंचिंग शू भी चौंक गई। सभी टेम्ड बीस्ट एबिलिटीज में उड़ने की क्षमता सबसे कीमती मानी जाती थी। ऐसे बीस्ट्स पहले से ही बहुत दुर्लभ होते थे और भले ही उनकी कॉम्बैट पावर थोड़ी कम क्यों न हो, उड़ने की क्षमता उन्हें असाधारण बना देती थी। लिंचिंग ने उत्साहित होकर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम विंग्ड वुल्फ किंग के पप्स अपने लिए ले सकते हैं? उसका दिल भी इस सोच से तेज धड़कने लगा। अगर वह खुद इस्तेमाल न भी कर सके तो अपने परिवार को दे सकती थी। LII हल्के से मुस्कुराया और बोला, कोशिश करने में क्या हर्ज है, पहले देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो भी हो, हमें किसी भी हालत में इनके सामने नहीं आना चाहिए। विंग्ड वुल्फ किंग बच्चे देने के बाद कमजोर जरूर हो गया था, लेकिन उसका स्वभाव भी बहुत ज्यादा उग्र हो जाता था। लाई ने कहा, इन लोगों को लगता है कि उसे मारना आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। लिंचिंग भी पूरी तरह सहमत थी। दोनों चुपचाप छिपे रहे और दूर से देखते रहे कि हान क्लैन के लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। विंग्ड वुल्फ किंग ने अभी अभी बच्चे दिए थे और जैसे ही उसे किसी अनजान मौजूदगी का एहसास हुआ, वह बेचैन और बेहद गुस्से में हो गया। उसने जोरदार हुआ भरकर बाहर वालों को डराने की कोशिश की। आम डीमन बीस्ट्स तो ऐसी आवाज सुनकर डरकर भाग जाते, लेकिन कंट्रैक्टेड टेम्ड बीस्ट्स पर इसका असर नहीं हुआ। उस टीम का नेता एक मध्यम उम्र का आदमी था, जिसके चेहरे पर आंख के कोने से लेकर जबड़े तक लंबा चाकू का निशान था, जिससे वह और भी खतरनाक दिख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसने कहा, वुल्फ किंग ने अभी बच्चे दिए हैं, अभी वह कमजोर है, यही समय है विंग्ड वुल्फ किंग को खत्म करने का। मोटे शरीर वाला टेमर हानजंग तुरंत आगे आया और उसने एक विशाल टर्टल टेम्ड बीस्ट समन कर लिया। दूर से देख रहे लिया को तुरंत समझ आ गया कि यह पूरी हंटिंग पार्टी खास तौर पर विंग्ड वुल्फ किंग को मारने के लिए बनाई गई थी। उनके पास अटैक टाइप टेम्ड बीस्ट्स थे, एक फ्लाइंग टाइप टेम्ड बीस्ट भी था और एक डिफेंस टाइप टेम्ड बीस्ट भी था, जो विंग्ड वुल्फ किंग के हमलों को रोक सकता था और उसे हवा में उड़कर भागने से भी रोक सकता था। पूरी स्थिति समझते ही लियर के दिल में उत्साह भर गया। वह हर हाल में विंग्ड वुल्फ किंग का खून लेना चाहता था। उसने सोचा, पहले इन्हें आपस में लड़ने दो और दोनों को कमजोर होने दो। तभी हानजंग ने अपने टर्टल टेम्ड बीस्ट को विंग्ड वुल्फ किंग की गुफा के अंदर भेज दिया। कुछ ही पल बाद गुफा के अंदर से एक भयानक दहाड़ गूंजी, जिसने धरती तक हिला दी। थोड़ी ही देर में दो विशाल आकृतियां गुफा से बाहर निकल पड़ी। टर्टल लड़ते हुए पीछे हट रहा था। उसने अपना पूरा शरीर अपने खोल के अंदर समेट लिया था और उसकी रफ्तार देखकर लेई हैरान रह गया। उसे हमेशा लगता था कि कछुए धीमे होते हैं, लेकिन यह कछुआ दौड़ते समय किसी भी दूसरे जानवर से धीमा नहीं था। खुले मैदान में पहुंचकर टर्टल पूरी तरह अपने खोल के अंदर छिप गया और बिल्कुल स्थिर हो गया, जबकि विंग्ड वुल्फ किंग लगातार उस पर हमला करता रहा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। कभी कभी जब विंग्ड वुल्फ किंग पास आ जाता तो टर्टल अचानक अपना सिर बाहर निकालकर जोर से काटने की कोशिश करता। सौभाग्य से विंग्ड वुल्फ किंग की रिफ्लेक्स बहुत तेज थी, क्योंकि अगर वह काटना सच में लग जाता तो लड़ाई वहीं खत्म हो जाती। बीच बीच में वह मिडिल एज्ड आदमी ऊंची आवाज में आदेश देता और भी टेम्ड बीस्ट्स बुला लिए जाते। सब एक साथ उस पर टूट पड़े। विंग्ड वुल्फ किंग चौंक गया और तुरंत अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ गया। इस स्तर का बीस्ट काफी बुद्धिमान होता है। विंग्ड वुल्फ किंग समझ गया था कि उस पर घात लगाकर हमला किया गया है। उसके पास अभी अभी जन्मे हुए PUPS थे जिन्हें बचाना था। ऊपर से उसका शरीर अभी भी कमजोर था और खुले मैदान में उसे कोई खास फायदा नहीं था, इसलिए वह वापस अपनी गुफा की तरफ लौट गया। कम से कम गुफा के अंदर उसे चारों तरफ से घेरा नहीं जा सकता था और वह अपने बच्चों की रक्षा भी कर सकता था। तभी ऊपर से एक साफ हॉक की तेज चीख सुनाई दी। तुरंत विंड ब्लेड्स की एक लहर ऊपर से नीचे की ओर चीखती हुई गिरी। हॉक ने अपने पंजे फैलाए और विंग्ड वुल्फ किंग की तरफ झपट पड़ा। हॉक का लेवल और रैंक दोनों विंग्ड वुल्फ किंग से कम थे, लेकिन वुल्फ किंग चारों तरफ से घिर चुका था। थोड़ी देर की देरी के बाद भी वह पूरी तरह बच नहीं पाया। उसके शरीर के चारों तरफ तुरंत रोशनी की एक शील्ड बन गई, जिसने हॉक के हमले को सीधे झेल लिया, लेकिन फिर भी विंग्ड वुल्फ किंग जमीन पर गिर गया। अब वह पूरी तरह क्रोधित हो चुका था। उसने एक भयानक दहाड़ लगाई और सामने खड़े सबसे नजदीकी टेम्ड बीस्ट को पकड़कर उसके साथ जबड़ों की लड़ाई में उलझ गया। सच में वुल्फ किंग अपने नाम के लायक था, क्योंकि कई दुश्मनों से एक साथ लड़ते हुए भी वह पीछे नहीं हट रहा था। टीम का वह मिडिल एज्ड नेता बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा शांत था। उसने सोचा कि अभी वुल्फ किंग का जोश जरूर बहुत ज्यादा है, लेकिन उसने अभी अभी बच्चे दिए हैं, इसलिए वह ज्यादा देर तक यह ताकत नहीं बनाए रख पाएगा।
उन्हें बस इंतजार करना था कि उसकी ताकत खत्म हो जाए और फिर आखिरी हमला करना था। ली समझ गया कि यह लड़ाई जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। उसने मौका देखकर ब्लड क्रेविंग डीमन एमआईजे को चुपके से गुफा के अंदर भेज दिया। गुफा काफी गहरी थी। मॉस्किटो लगभग 100 मीटर से भी ज्यादा अंदर उड़ता हुआ आखिर अंत तक पहुंचा। वहां उसे दो छोटे वुल्फ पप्स मिले जो आंखें बंद किए आराम से सो रहे थे। उनकी पीठ पर छोटे छोटे पंख थे और वे बेहद प्यारे लग रहे थे। ब्लड क्रेविंग डीमन एमआईजे के साथ बने मेंटल कनेक्शन के जरिए लायर को गुफा के अंदर की सारी जानकारी मिल रही थी। उसने बिना झिझक आदेश दिया, पहले थोड़ा सा खून लो और देखते हैं क्या होता है। ब्लड क्रेविंग डीमन मेज ने हाई टीयर डीमन बीस्ट के खून की गंध महसूस की और वह साफ तौर पर उत्साहित हो गया। उसने एक प्यूब की गर्दन की नस पर सही जगह देखकर अपना लंबा माउथ पार्ट घुसा दिया। तुरंत ली को महसूस हुआ वाइटैलिटी +2। ली ने मन ही मन सोचा, सच में यह हाई टीयर डीमन बीस्ट है। वाइटैलिटी गेन इतना ज्यादा है। पप्स को नुकसान न पहुंचे इसलिए लिया ने ब्लड क्रेविंग डीमन एमआईजे को कहा कि वह दोनों पप्स से थोड़ा थोड़ा खून लेकर वापस आ जाए और फिर उसे डाइजेस्ट करे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। इस बीच विंग्ड वुल्फ किंग की ताकत पहले की तुलना में काफी कम हो गई थी। वुल्फ किंग और बाकी टेम्ड बीस्ट्स दोनों ही घावों से भरे हुए थे। लिन शिंगा भी समझ सकती थी कि अब वुल्फ किंग की हार बस समय की बात है। उसने धीरे से पूछा, वुल्फ किंग अब मुश्किल से टिक पा रहा है, क्या हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए? ली ने तुरंत कहा, जल्दी मत करो। मुझे लगता है विंग्ड वुल्फ किंग ने अभी अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल नहीं किया है। अगर हम अभी उसे बचाने गए तो वह खुद हमें मार सकता है और अगर वह भाग गया तो हान क्लैन वाले हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। लिंचिंग शोर ने तुरंत उसकी बात मान ली और धैर्य से इंतजार करने लगी। ल्यूई भी ब्लड क्रेविंग डीमन माइस के डाइजेशन खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उसके बाद उसकी ताकत थोड़ी और बढ़ जाएगी और सही समय आने पर उनके पास बेहतर मौका होगा। थोड़ी देर बाद विंग्ड वुल्फ किंग ने एक मौका पकड़ लिया और पास खड़े एक स्नेक टेम्ड बीस्ट की गर्दन पकड़कर पूरी ताकत से उसे फेंक दिया। उस विशाल सांप की गर्दन लगभग आधी फट गई और वह जमीन पर लिपट कर गिर गया। साफ था कि वह बचने वाला नहीं था। उसका टैमर गुस्से से पागल हो गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। अगर उसने पहले से दूसरा टेम्ड बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो वह अपनी टेमर की पहचान ही खो देता। वह चिल्लाया, मैं इसे मार डालूंगा, और उसने अपने हाइना टेम्ड बीस्ट को आगे भेज दिया। तभी मिडिल एज्ड आदमी गरजा, जैन तियान, अपना आपा मत खो। लेवल 40 पर तुम एक और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। हम तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर ढूंढ लेंगे। उसने उसे संभाल कर पीछे खींच लिया। फिर उसने कहा, अब इसे मैं संभालता हूं। उसी समय एक और आदमी ने अपने लायन टेम्ड बीस्ट को आगे भेजा ताकि वह मुख्य हमला करे। अब वे लोग बिल्कुल पागल होकर लड़ रहे थे। उन्हें अपने टेम्ड बीस्ट्स के घायल होने की भी चिंता नहीं थी, क्योंकि जब तक वे मर नहीं जाते तब तक चोटें बाद में आसानी से ठीक की जा सकती थीं। मिडिल एज्ड आदमी को लगा कि सही समय आ चुका है। उसने एक विशाल स्पाइडर समन किया जिसने तुरंत विंग्ड वुल्फ किंग की तरफ सिल्क थ्रेड्स फेंकना शुरू कर दिया। वुल्फ किंग उन चिपचिपे जालों में फंस गया और बाहर नहीं निकल पाया। वह सिल्क बेहद चिपचिपा था। जितना ज्यादा वह छूटने की कोशिश करता उतना ही ज्यादा फंसता जाता। इसी दौरान उसे कई और काटने के घाव भी लगे। लिंचिंग तनाव से देखते हुए बोली, वुल्फ किंग अब मुश्किल में है, लगता है वह गिरने वाला है। उसी समय ब्लड क्रेविंग डीमन माइस का डाइजेशन पूरा हो गया और वह लेवल अप भी कर गया। लाई ने टैलेंट फीडबैक लिया और उसके शरीर के एट्रीब्यूट्स फिर से बढ़ गए। ली ने कहा, जल्दी मत करो, वुल्फ किंग इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। अगर हम अभी आगे बढ़े तो तुरंत मारे जाएंगे। उसे पूरा यकीन था कि विंग्ड वुल्फ किंग अभी हारा नहीं है। सच में अगले ही पल विंग्ड वुल्फ किंग ने एक भयानक हुआ भरी। उसका शरीर अचानक फूलने लगा और उसने अपना मुंह खोलकर विंड ब्लेड्स की बौछार कर दी। जो टेम्ड बीस्ट्स उसके बिल्कुल पास लड़ रहे थे उनके पास बचने की कोई जगह नहीं थी। एक पल में वे ब्लेड्स से कट गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। यह देखकर मिडिल एज्ड आदमी का चेहरा भी बदल गया। उसने तुरंत स्पाइडर को और ज्यादा सिल्क छोड़ने का आदेश दिया। इस अचानक शक्ति विस्फोट के बाद विंग्ड वुल्फ किंग और भी कमजोर हो गया था। उसने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन आसमान में इंतजार कर रहा हॉक इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह तुरंत नीचे झपटा और उसके पंजे सीधे विंग्ड वुल्फ किंग के सिर की तरफ बढ़े। अगर वह वार लग जाता तो विंग्ड वुल्फ किंग उसी समय मर जाता, लेकिन विंग्ड वुल्फ किंग ने यह चाल पहले ही भांप ली थी। उसने तेजी से सिर घुमाया और हॉक के पंजों को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। हॉक ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह खुद शिकार बन जाएगा। उसने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन विंग्ड वुल्फ किंग के सामने वह कमजोर था।
कुछ ही कांटों में हॉक मर गया। लेकिन उसी पल विंग्ड वुल्फ किंग को उन सिल्क थ्रेड्स का ध्यान नहीं रहा जो उसकी तरफ उड़कर आ रहे थे। वे सीधे उसके शरीर पर लिपट गए और उसे पूरी तरह जकड़ लिया। विंग्ड वुल्फ किंग गुस्से से दहाड़ा और बार बार विंड ब्लेड्स छोड़कर उन जालों को काटने लगा, लेकिन सिल्क पहले ही उसके शरीर से चिपक चुका था और उसकी हरकतें बुरी तरह सीमित हो गई थीं। वह पूरी तरह बंध चुका था। मिडिल एज्ड आदमी संतोष से मुस्कुराया और बोला, अब देखते हैं तुम कहां भागते हो। अब वुल्फ किंग फंस चुका था।